सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष भैया फ्रॉम एनआईटी भोपाल। आई होप आपकी पढ़ाई जो है वो काफी अच्छी चल रही होगी। तो यार, टॉप 75 पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशन की जो सीरीज है उसका आज मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ गया हूं, आइसोमेरिज्म नोमेनक्लेचर। इससे पहले जीओसी कंप्लीट करा दिया है, यदि नहीं देखा है प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाके देख लेना, ठीक है। नोमेनक्लेचर काफी ज्यादा आसान एक आपका पोर्शन है, 29 क्वेश्चन में लाया हूं। आइसोमेरिज्म थोड़ा सा टफ जाता है, ठीक है, बट क्वेश्चंस आपके इजी हैं, ठीक है। मतलब लेकिन जितना बेस्ट क्वेश्चन हो सकता था वो मैंने सेलेक्ट किए हैं, मतलब ऑब्वियसली, लेकिन आसान ही आते हैं जीओसी से क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन आपके तब आते हैं जब मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो और वो आपको अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जब अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वगैरह देखने को मिलती है तब वहां पे मिलते हैं। अमाइंस हो गया, अल्कोहल ईथर्स, फिनॉल्स हो गया, तो वहां पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। और बाकी जितने भी ये 46 बच रहे हैं वो आपके आइसोमेरिज्म के होंगे। टोटल 75 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैंने, खुद हैंड पे किए क्वेश्चन है, ठीक है। जेई में केमिस्ट्री में मेरा 99 परसेंटाइल था, ऑर्गेनिक में मेरे फुल मार्क्स थे। फर्स्ट अटेम्प्ट को डीपली एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जैसे मॉडरेट और टफ क्वेश्चन वैसे मैंने रखे हुए हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं ना, इसमें तो वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है पीवाईक्यूज में, लेकिन जहां पे आपके ज्यादा पूछे गए हैं और जहां पे पास्ट ईयर में जितने ज्यादा थे वो सारे के सारे मैंने रखने की कोशिश की है कि भाई 6 स्टेटमेंट दे दिए और कितने सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिकल में मिलेंगे, ऑर्गेनिक में भी मिलेंगे, ठीक है, आगे के चैप्टर्स में। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, तो 100% चैप्टर कवरेज हो, वेराइटीज कवर हो, यूनिक हो, रिपीटेशन ना हो, और ये 75 क्वेश्चन यदि आप कर लोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन आपको देखो वेट नहीं करना है कि जब सॉल्विंग सेशन आएगा मैं तब देखूंगा, ऐसा नहीं है। सारे चैप्टर के टॉप 75 पीवाईक्यू सिलेक्ट हो चुके हैं, सारे 23 चैप्टर हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहां से आप बिल्कुल एक अफोर्डेबल प्राइस में एक्सेस ले सकते हो। कलरफुल पीडीएफ है, कलरफुल पीडीएफ है, बढ़िया से इस तरीके से आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। जब लास्ट में आप जाओगे तो आपको आंसर की जो है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। बढ़िया से मजा आने वाला है आपको सॉल्व करके। ये आंसर की है, यहाँ पे क्यूआर भी लगा है, ठीक है, तो आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके वीडियो सॉल्यूशंस बनते जा रहे हैं यहाँ पे मैं क्यूआर जो है वो लगाता जाऊंगा। बाकी अभी आप आंसर की से क्वेश्चन सॉल्व करो, यदि कोई नहीं बनता है तो चैट जीपीटी का यूज करो, लेकिन आज ही से सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना चालू कर दो। अब तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से एक्सेस ले लेना। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं करना है। बस इनको जब आपका एग्जाम होगा ना तो उसके 2 से 3 दिन पहले आपको इन्हीं पीवाईक्यूज को रिवाइज करना है। अभी सॉल्व करो, बीच में एक बार रिवाइज करना, और जब एग्जाम होगा वहां पे भी इन्हीं पीडीएफ से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। बार बार वीडियोस नहीं देखना है, पीडीएफ इसलिए करना है क्योंकि वहां से आप प्रिंट आउट निकलवाओगे और फिर आप उनको एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले रिवाइज करोगे। कैसे आपके 70-80 नंबर नहीं आ रहा है केमिस्ट्री में, आप देख लेना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यार ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। पॉज कर लेना, खुद से ट्राई करना, इसके बाद फिर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो देखना है, तभी आप इस लेक्चर का मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकाल पाओगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहां पे देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका OH फंक्शनल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। ब्रोमीन और नाइट्रो जो है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, ये आपके यहाँ पे साइड एटम्स हो गए। अपन को बहुत अच्छे से पता है कि इसमें दोनों में जो प्रायोरिटी होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होती है। और यहाँ पे आप ऑप्शन भी देखो तो बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है, मतलब ये तो कंफर्म है कि ये जो है ये आपका पहला कार्बन होने वाला है। मतलब जब आप यहाँ पे ये आपका फर्स्ट कार्बन होगा चेन का। इसके बाद सेकंड कार्बन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आप ये सिलेक्ट करोगे क्योंकि यहाँ पे आपका साइड एटम लगा हुआ है, तो ये सेकंड हो जाएगा। फिर इसके बाद ये थर्ड, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ है, ये आपका सिक्स्थ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे आपका ब्रोमो लगा हुआ है, 5 पे आपका नाइट्रो लगा हुआ है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले आपका ब्रोमो आएगा, फिर हाइड्रोक्सो आएगा, ठीक है। तो पहले आपका ब्रोमो है, फिर हाइड्रोक्सो है, और फिर नाइट्रो बेंजोइक एसिड आपका जो है वो 5वें पे नाइट्रो लगा हुआ है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट है। इसके बाद यदि मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो अब आपको इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। यदि आप यहां से नंबरिंग करोगे तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका 4th नंबर पे आ रहा है और यहां से भी 4th पे आ रहा है। तो अब यहां से नंबरिंग करोगे या फिर यहां से करोगे, तो यहां पे ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो नंबरिंग है उसमें अपन को फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटाइज करते हैं सबसे पहले, फिर डबल बॉन्ड को करते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड को करते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आपका यहां से भी सेम पढ़ रहा है और यहां से भी पढ़ रहा है, लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड है, तो जो नंबरिंग होगी वो डबल बॉन्ड के यहां से स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है। मतलब ये आपका यहां पे फर्स्ट कार्बन होगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला आपका यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है, मतलब ईन आएगा, फोर्थ पे आपका ऑल आएगा, और जो सिक्स्थ कार्बन है इस पे बाय एनी लगना चाहिए, मतलब ईन आएगा आपका।
तो कितने कार्बन है टोटल 7, तो हेप्ट 1 इन 6 आयन हो गया, 4 ऑल हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको बताना है इन 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन 4 आयन देयर आर sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो ऑब्वियसली इसका अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर अपन इसमें बताएंगे कि कितने sp3 हैं, कितने sp2 हैं और कितने sp हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, हेक्स लिखा हुआ है मतलब 6 आपके कार्बन होने वाले हैं। तो पहले तो 6 कार्बन के अपन यहाँ पे चेन बना लेंगे। ठीक है, ये आपके यहाँ पे 6 कार्बन हो गए, 3 3 6। ठीक है, इसके बाद 1 इन मतलब पहले कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है, और 4 आयन मतलब फोर्थ जो कार्बन है उस पे आपका ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आने वाला है। इसके बाद 3,3 डाइमिथाइल लिखा हुआ है, 3,3 डाइमिथाइल मतलब थर्ड कार्बन पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, तो अब आप हाइब्रिडाइजेशन में बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे आपकी 3 हाइड्रोजन लगी हुई हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो जाएगा। ये जो कार्बन है ये आपका sp हो जाएगा, ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, इसलिए ये जो कार्बन है ये sp3 है, ये कार्बन भी आपका sp3 है क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन भी आपका sp3 है, और ये आपका यहाँ पे sp2 है, और ये आपका यहाँ पे sp2 है। तो यदि आप यहाँ पे काउंट करोगे sp3 तो 1 2 3 4 हो जाएंगे। इसके बाद यदि आप sp काउंट करोगे तो sp जो है वो आपके 2 हैं, और इसके बाद यदि आप sp2 काउंट करोगे तो sp2 कितने हैं, 1 2। ठीक है, तो 2 आपके sp2 है, मतलब 422 जो है वो आपका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही है। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो अब आपको इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, इस कंपाउंड का तो सबसे पहले तो ये रही आपकी यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन, ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे कार्बन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब ये आपका पहला कार्बन होगा या फिर ये आपका पहला कार्बन होगा, ऑब्वियसली ये पहला कार्बन होगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो साइड एटम है वो पहले पड़ रहा है, और इसके बाद डबल बॉन्ड भी पास में पड़ेगा, और ये साइड चेन भी आपकी पास में पड़ेगी। तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, और यहां से आपको नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करनी है इस वाले कार्बन से। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्बन है वो आपका यही हो जाएगा, ये फर्स्ट है, इसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट पे आपका ब्रोमो आ रहा है, फर्स्ट पे आपका ब्रोमो है, 2 पे आपका मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 आपके कार्बन है तो ब्यूट आ जाएगा, और सेकंड कार्बन पे इन लगा हुआ है, मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पे आप देखो, तो अगेन यहां पे ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और ये आपका डबल बॉन्ड है। तो प्रायोरिटाइज अपन किसको करेंगे, नंबरिंग किससे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये आपका पहला कार्बन जो है वो हो जाएगा। अब सेकंड कार्बन ये होगा या फिर ये होगा, देखो यहां से जाने पर पास में साइड चेन पड़ेगा, और यहां पे जाने पर डबल बॉन्ड पड़ेगा, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड जो है वो अपन सिलेक्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ है, और ये आपका फिफ्थ है। ठीक है, तो 4 पे आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 4 पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और सेकंड कार्बन पे आपका इन लगा हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड है, और फर्स्ट पे आपका ओल है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, 4 इथाइल साइक्लोपेंटेन 2 इन 1 ऑल। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन स्ट्रक्चर नंबर ऑफ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली आपको बताना है। सबसे पहले तो आप इस चीज पे फोकस करो कि इन्होंने सिर्फ कार्बन एटम जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि इस कार्बन की बात करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब ये जो है ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, ये जो कार्बन है यहाँ पे यदि आप देखोगे तो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कार्बन आपका sp2 हो जाएगा। ये वाला कार्बन भी आपका sp2 हो जाएगा, ये वाला कार्बन sp हो जाएगा, ये वाला कार्बन भी sp है, ये आपका यहाँ पे sp3 है, ये कार्बन sp आपका sp2 हो जाएगा, ये वाला कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन भी आपका sp2 है, और ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है, sp। तो सबसे पहले यदि अपन sp कैलकुलेट करेंगे तो sp कितना है यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, 3 आपके sp हैं, और इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, sp2। ठीक है, तो sp2 कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 आपके sp2 है, तो 3 और 5 जो है वो आपका आंसर होना चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। इसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये आपका यहाँ पे एस्टर है, तो प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होती है।
इसके बाद ये वाला जो कार्बन है ये आपका फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला नहीं ये वाला होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ होगा, ठीक है। छठवां कार्बन ये नहीं होगा क्योंकि एक चेन में आप दो फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सिलेक्ट कर लिया है तो छठवां कार्बन जो है वो ये होने वाला है, ठीक है। अब ये आपका एज अ साइड चेन जो है वो आपका एज अ साइड चेन इसका अपन नोमेनक्लेचर करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये आपका एस्टर है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका मिथॉक्सी कार्बोनाइल है, वो भी 5वें कार्बन पे लगा हुआ है, तो 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल। और सेकंड पे देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये देखो 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल और सेकंड पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, तो ये 2 मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स आ जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हेक्सोनिक एसिड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही है, 5 मिथॉक्सी कार्बोनाइल 2 मिथाइल हेक्सोनिक एसिड। इसके बाद यदि मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये आपके स्ट्रक्चर है, ये नोमेनक्लेचर है, तो आपको मैच द फॉलोइंग जो है वो करेक्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं, यहाँ पे अपन इसको बना लेते हैं, ये कार्बन है, कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ है C2H5। इसके बाद ये कार्बन है, ये आपका एक और कार्बन है, इसके बाद यहाँ पे C2H5 उसको एक्सपेंड करके मैंने यहाँ पे 2 कार्बन लगा दिए, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे यदि, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, ये आपकी पेरेंट चेन हो गई जिसमें आपके यहाँ पे 7 कार्बन है, तो यहां से भी अपन कर सकते हैं क्योंकि यहां से यदि करेंगे तो 3 पे मिथाइल आएगा और 5 पे आपका इथाइल आएगा, लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे। सिंस यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है तो इथाइल पहले आना चाहिए क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इथाइल पहले आ रहा है, तो नंबरिंग अपन यहां से स्टार्ट करेंगे, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये 5वां हो जाएगा, छठवां, ये 7वां हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अपना जो है ये आ जाएगा यहाँ पे 3 इथाइल है ये आपका और 5 मिथाइल है और हेप्टेन है, ठीक है, तो पहले वाला का तो अपना ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड देख लेते हैं, सेकंड को भी पहले अपन खोलेंगे, तो ये वाला कार्बन आप पकड़ो, इस वाले कार्बन को, ठीक है, ये वाला कार्बन है, इस पे CH3 2 लगे हुए हैं, तो ये आपका एक CH3 यहां लगा दिया, एक CH3 आपका यहां लगा दिया। अब इसी कार्बन पे C3H7 भी 2 लगे हुए हैं। अच्छा पहले आप इसको देख लो, ये C3H7 कैसे ओपन होगा, जो C3H7 है ये आपका कुछ इस तरीके से है, ये है आपका C3H7, आप हाइड्रोजन काउंट कर लेना 7 है, तो ये वाला ग्रुप इस वाले कार्बन से कनेक्ट करना है, वो भी 2 कनेक्ट करने हैं, तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। अब आप यदि यहाँ पे काउंट करोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, मतलब 7 आएंगे, ये आपकी यहाँ पे पेरेंट चेन होगी, ये पेरेंट चेन होगी, और नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करोगे क्योंकि यहां से पास में पड़ रहे हैं आपके ये दोनों मिथाइल ग्रुप, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा हो जाएगा, 5वां, 6वां और ये 7वां, ठीक है। तो 2 आपका डाई मतलब 4th कार्बन पे डाई मिथाइल हेप्टेन आना चाहिए, मतलब इस वाले का ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि आप नेक्स्ट देखोगे, ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट का देखें, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये वाला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे यदि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो मतलब अपना पहला कार्बन ये हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये आपका 5वां है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे 5वां है, तो सेकंड पे आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है, सेकंड पे ये आपका मिथाइल है, मतलब इस वाले का अपना ये हो जाएगा, ठीक है, सी का जो है वो 4th हो जाएगा। इस वाले पे यदि ध्यान से देखोगे तो ये मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, डबल बॉन्ड को, ठीक है, तो ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा, चौथा, और ये आपका 5वां, यहाँ पे भी मान सकते हो और यहाँ पे भी मान सकते हो, बात तो एक ही है। 4th पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और फर्स्ट कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है, तो ये आ जाएगा 4 मिथाइल पेंट 1 इन, मतलब इस वाले का ये होगा, ठीक है। तो अब यदि अपन यहाँ पे मैच करेंगे तो मैच करने के बाद ये आपका फर्स्ट का सेकंड आना चाहिए और सेकंड वाले का आपका ये थर्ड आ रहा है, सेकंड वाले का थर्ड, और सी का अपना 4th आ रहा है, ठीक है, और डी का फर्स्ट आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो पहले आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पे ये लगा हुआ है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दिख रहा है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये लगा हुआ है आपका यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मतलब ये अल्डिहाइड है, और ये आपका यहाँ पे अल्कोहल है और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप को अपन प्रायोरिटाइज करेंगे। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, मतलब इसको अपन प्रायोरिटाइज करेंगे, तो जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो इस वाले कार्बन से होगी, इस वाले कार्बन से, तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां और ये आपका 7वां हो गया, ठीक है। अब सेकंड पे देखो ये लगा है अल्डिहाइड, ठीक है, तो अल्डिहाइड जब आपका प्रिंसिपल ग्रुप ना हो, जब चेन की तरह वेव करे, साइड चेन की तरह, तो उसको अपन क्या बोलते हैं,
तो उसको अपन बोलते हैं फॉर्माइल। ठीक है, मतलब सेकंड पे अपना जो है वो फॉर्माइल लगा हुआ है, तो सेकंड पे फॉर्माइल है, मतलब ये दो ऑप्शन सही होने वाले। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, छठवां जो कार्बन है उस पे डबल बॉन्ड है, तो 7 इन तो आएगा नहीं, आएगा आपका 6 इन, तो ये आपका सही होने वाला है। 2 फॉर्माइल है, चौथे पे आपका हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, हेप्ट 6 इनोइक एसिड, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, फिर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट 1 में अपन को इसका नॉमेनक्लेचर बताना है। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से क्लोरीन से स्टार्ट होगी। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में भी क्लोरीन पहले आएगा, साथ ही में ये नाइट्रो भी आपका पास में पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसका जो सही नाम होना चाहिए वो होना चाहिए 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 क्लोरो आ रहा है, मतलब ये तो गलत है। ठीक है, सही नाम क्या होगा इसका, 1 क्लोरो होगा, 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, डाइनाइट्रोबेंजीन, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। यहां पे यदि आप देखोगे तो यहां पे इन्होंने जो नाम दिया है 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन दिया हुआ है। ठीक है, एनिलीन दिया हुआ है, NH2 यहाँ पे लगा है, ये एनिलीन है। तो ये जो कार्बन है ये आपका पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये यहाँ पे चौथा है, ये पांचवा है और ये आपका यहाँ पे छठवा है। तो देखो 2 पे अपना मिथाइल आ रहा है और 4 पे अपना इथाइल आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, तो 4 इथाइल है, 2 मिथाइल एनिलीन है, मतलब ये वाला सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, चौथा इज दी करेक्ट आंसर। तो चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब इसका अपन को नॉमेनक्लेचर करना है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो नंबरिंग जो है वो कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, यहां से स्टार्ट करनी चाहिए या फिर यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। देखो यहां से यदि करोगे तो सेकंड पे CH3 आ रहा है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है, तो अपन यहां से करेंगे जिससे पास में पड़े। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा कार्बन, दूसरा, ये तीसरा कार्बन है, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और ये आठवां है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 2 पे मिथाइल आ रहा है, 5 पे मिथाइल है और 6 पे भी मिथाइल है, तो मतलब 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, आपको बताना है कि इसमें कितने आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले यहाँ पे देखो हेक्स है और जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ओइक एसिड है, और यहाँ पे भी देखो 1 ही है बीच में, तो मतलब पहले ही कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो लगा हुआ है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 6 कार्बन बना लेंगे, हेक्स है क्योंकि। ठीक है, ये आपका बना लेंगे, यहाँ पे 6 कार्बन हो गए और पहले पे ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH जो है वो आपका लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1, मतलब आपका जब यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 ही मेंशन होगा। ठीक है, तो पहले पे ही कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो लिखा हुआ है। इसके बाद जो सेकंड कार्बन है, अब ये आपका पहला कार्बन है, ये आपका सेकंड कार्बन है, इस पे लगा हुआ है ऑक्सो, मतलब कीटोन ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ कार्बन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा है, इस पे अपना ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसमें बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे, तो अपन बहुत आसानी से बना सकते हैं, बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दो, और बस। ठीक है, अब अपन काउंट कर ले रहे हैं, सबसे पहले अपन काउंट कर ले रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है ना, 14 होंगे। और पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, पाई बॉन्ड देखो 1 2 3 4, 4 अपने पाई बॉन्ड हो गए यहाँ पे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल अपना हो जाएगा 14 + 4 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो अपना होना चाहिए 18। ठीक है, तो आंसर है अपना यहाँ पे 18। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे देखो ये आपका लगा हुआ है साइनाइड। ठीक है, ये आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे NH2 है, ये आपका अमीन है जो कि साइड चेन की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। तो नंबरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। तो थर्ड पे अपना यहाँ पे अमीनो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये थर्ड अमीनो हो जाएगा। 4 यहाँ पे कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, और ये लगा हुआ है नाइट्राइल अपना। ठीक है, तो 3 अमीनो ब्यूटो नाइट्राइल जो है वो अपना आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे देखो ये आपका OH लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पहला कार्बन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पे आपका डबल बॉन्ड है और फर्स्ट पे अपना OH जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये साइक्लो है, साइक्लो हेक्स 2 इन हो जाएगा और 1 पे ऑल है, मतलब पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गिवन है, स्टेटमेंट 2 गिवन है, फिर आपको ये जो ऑप्शन है वो टिक करना है।
तो यहाँ पे अपन को इस कंपाउंड का जो है वो नॉमेनक्लेचर करके बताना है, इस वाले कंपाउंड का। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं कि ये कैसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये OH लगा हुआ है, इसके बाद फिर ये कार्बन है, और ये देखो यहाँ पे CH2 3 है, मतलब 3 बार अपन को जो है कार्बन कार्बन जो है वो लिखना है। तो ये अपन ने 3 बार लिख दिया। इसके बाद ये वाला कार्बन है, फिर इस वाले कार्बन पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, और ये CH3 यहाँ पे है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर ऑब्वियसली ये आपका यहाँ पे अल्कोहल है, ये कीटोन है, तो कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेकंड पे अपना कीटोन ग्रुप लगा है, 7 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो ये है अपना 7 हाइड्रोक्सी हैप्ट 2 ऑन, मतलब ये वाला सही है। तो स्टेटमेंट 1 तो अपना सही है। इसमें स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है, 2 ऑक्सोहेप्टेन 7 ऑल इज द करेक्ट आईयूपीएक नेम फॉर द अबव कंपाउंड। नहीं, ये वाला सही है। ठीक है, तो ये तो अपना स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर जो होगा अपना, वो आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सेकंड वाला। ठीक है, इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 की, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डायब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन आपको बता के देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो देखो, ये जो बेंजीन है वो तो अपनी सब में मतलब कॉमन है, मतलब फिनाइल ग्रुप आप बोल सकते हो। ठीक है, बस अपन को इसका देखना है करके ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यदि मैं इसको पहला मान लूं, ये दूसरा है आपका, ये तीसरा है, और ये चौथा, ये पांचवा है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1,3 पे आ रहा है, तो मतलब ये तो नहीं होगा अपना। यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, ये अपना तीसरा है, और ये चौथा 3,4 पे आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इस पे देख लो, ये अपना है 1, ये है अपना 2, ये है 3, ये 4 है, ये 5 है, तो यहाँ पे 1,2 पे आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये अपना पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2,3 पे आ रहा है डायब्रोमो। ठीक है, और 1 पे अपना फिनाइल आ रहा है, ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और पेंटेन है, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा इस क्वेश्चन का। तो चलो यार, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। आपको इस स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जो है वो बताना है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जैसे ये लिखा हुआ है, तो यहां पे आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, ना तो कार्बन आपको शो करना है और ना ही आपको हाइड्रोजन शो करना है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, कीटोन लगा दो, यहाँ पे भी आपने लेट्स अज्यूम CHO लगा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ आपको फंक्शनल ग्रुप जो है वो दिख रहा होगा। जैसे ये कीटोन दिख रहा है, ये अल्कोहल दिख रहा है, कार्बन नहीं दिखेगा, हाइड्रोजन भी शो नहीं होगा, वो होते हैं आपके बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे तो कार्बन शो हो रहा है, मतलब ये तो अपना गलत है। यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन शो हो रहा है, मतलब ये भी गलत है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन शो हो रहा है, मतलब ये भी गलत है। सही आंसर जो है वो ये होगा। देखो यहाँ पे कार्बन शो नहीं हो रहा है, OH लगा है, साइनाइड लगा है, केवल फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप हैं। ये ऑप्शन 4 जो है वो आपका सही है। नॉमेनक्लेचर में क्वेश्चन आपके ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन यदि आप कर लोगे जो मैं लाया हूं, तो पूरा नॉमेनक्लेचर आपका डन हो जाएगा। ठीक है, सारी वेराइटीज यहाँ पे कवर्ड है। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ऑब्वियसली अपन यहाँ से जो है वो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 2 आपके वो लगे हुए हैं, तो ये पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा है आपका यहाँ पे, ये पांचवा है, और ये छठवा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे ही डाई मिथाइल लगा हुआ है, और 3 पे लगा हुआ है इथाइल, तो ये वाला सही है, 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 19 यहाँ पे देख लो, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन नेमिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो प्रायोरिटी ग्रुप, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिर यहाँ पे देखो इन्होंने अमाइड डाल दिया, अमाइड नहीं आता है पहले। ठीक है, पहले एसिड हैलाइड आता है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत है। इसके बाद देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड आता है, तो ये तो सही है, सल्फोनिक एसिड, एसिड हैलाइड भी सही है, फिर अमाइड भी सही है, और फिर आपका साइनाइड आता है, तो ये वाला तो सही है। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये एस्टर है, यहाँ पे देखो एसिड हैलाइड और अमीन जो है, एसिड हैलाइड सही है, अमीन और कीटोन में कीटोन जो है वो इधर आना चाहिए था, ये इधर, तो मतलब ये तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर एस्टर है, ये सही है। यहाँ पे देखो इन्होंने एसिड हैलाइड को पीछे कर दिया, ये रिवर्स ऑर्डर करना चाहिए था, मतलब ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो है वो सेकंड होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको ऑर्डर जो है वो याद होता है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 20 की, तो आपको आईयूपीएक नेम बताना है इथाइलिडीन क्लोराइड का। ठीक है, इथाइलिडीन क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, CH3 CH2 होता है, और इसी पे आपकी 2 क्लोरीन जो है वो लगी होती है ये। ठीक है, तो इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो होगा 1,1 डाइक्लोरो आ जाएगा। ठीक है, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, तो ये जो है आपका आंसर होना चाहिए।
इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसका नॉमेनक्लेचर अपन को करना है, ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो यहां पे देखो ये आपका CHO ग्रुप लगा है और ये आपका कीटोन है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी पहले वाले कार्बन से, ये दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा, ये चौथा है आपका, यहाँ पे पांचवा है, ठीक है, पांचवा का तो ये छठवा है और ये कार्बन अपना यहाँ पे सातवां आ जाएगा, कुछ इस तरीके। तो छठवे पे नाइट्रो लगा हुआ है अपना, ठीक है, तो 6 पे नाइट्रो सिर्फ एक ही में है, यहाँ पे देखो 6 पे नाइट्रो, ठीक है, 3 पे ऑक्सो लगा हुआ है और यहाँ पे देखो जो छठवा है ये हो गया, 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, फोर्थ वाले पे मिथाइल भी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा अपना 4 मिथाइल 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो हेप्ट 7 कार्बन है 4 इनल। 4 इनल क्यों? क्योंकि फोर्थ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, तो इसलिए अपना थर्ड आंसर जो है होना चाहिए इस क्वेश्चन का। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 22, तो आपको बताना है कि इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ABCD जो है वो रिस्पेक्टिवली बताना है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपको सिंपली बताना है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है। जैसे यदि आप यहां पे देखोगे इस वाले का, तो इस वाले का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3 होगा। इस वाले में आप देखोगे एक डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब ये sp2 हुआ और यहाँ पे भी आपका sp2 होगा, ठीक है, तो जो आंसर है वो आपका होना चाहिए sp3 sp2 sp2, तो ये वाला आंसर इसका होगा। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, आपको इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CHO लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, OH लगा हुआ है और NH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? नंबरिंग ऑब्वियसली यहां से होगी CHO से, ठीक है, क्योंकि बेंजल अल्डिहाइड भी लिखा हुआ है, वैसे CHO की प्रायोरिटी भी ज्यादा होती है और ऑप्शन में देखो सब में बेंजल अल्डिहाइड है, इसका मतलब नंबरिंग अपनी यहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो सेकंड पे नाइट्रो लगा हुआ है, सेकंड पे यहाँ पे नाइट्रो है और यहाँ पे भी सेकंड पे नाइट्रो है, लेकिन ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बाद में आएगा, तो अपना ऑटोमेटिकली यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और आप देख भी सकते हो 5 पे अमीनो है, सही है, 4 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, 2 पे नाइट्रो और बेंजल अल्डिहाइड हो गया, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 की, द आईयूपीएक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड जो है वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3, तो ऑब्वियसली ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा है, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा और ये आपका पांचवा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्थ पे ब्रोमो लगा हुआ है, सेकंड पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, 4 पे ब्रोमो है, सेकंड पे मिथाइल है, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों? क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है, ठीक है, ये याद रखना, तो यहाँ पे थर्ड आंसर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 25 की, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये CHO लगा हुआ है, ठीक है, अल्डिहाइड, और ये आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ऑब्वियसली जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से होगी यहां से, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा होगा और यहाँ पे ये जो CHO है ये छठवा होगा, ठीक है। अब देखो CHO जो है वो मेन चेन में काउंट हो रहा है, तो जब मेन चेन में काउंट होता है तो CHO को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सो बोलते हैं। जब मेन चेन में काउंट नहीं होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो उसको अपन फॉर्माइल बोलते हैं, ठीक है। और जब फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करे तो उसको अपन AL लगा देते हैं पीछे, तो फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 2 पे मिथाइल आ रहा है, 5 पे मिथाइल आ रहा है, तो ये देखो 2,5 डाइमिथाइल हो गया आपका, फिर इसके बाद थर्ड पे आपका 3 इन आ जाएगा ये आपका, और 6 पे आपका यहाँ पे ऑक्सो आ रहा है, 6 पे ऑक्सो आ रहा है, ये CHO को अपन ऑक्सो बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसका कार्बन मेन चेन में काउंट हो रहा है। तो 2,5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स 3 इनोइक एसिड, ये जो है इसका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, तो अब अपन को इसका नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर जो है, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो कहां से होगी अपनी नंबरिंग होगी अपनी डबल बॉन्ड से, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है यहां से होगी, तो पहला, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा, ये चौथा, फिर ये अपना पांचवा हो जाएगा, फिर ये छठवा और ये अपना सातवां हो जाएगा यहां, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो 3 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, तो 3,5 डाइमिथाइल तो अपना आएगा, 3,5 डाइमिथाइल आएगा। अब ये जो फोर्थ पे लगा हुआ है ये प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है, फोर्थ पे प्रोपाइल ग्रुप है, और यहाँ पे देखो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन आना चाहिए, और छठवे पे अपना ट्रिपल बॉन्ड है तो 6th आयन आना चाहिए। इसका आंसर सिंपली आपको 1 दिख रहा होगा, 3,5 डाइमिथाइल है, 4 प्रोपाइल हेप्ट हो गया क्योंकि 7 कार्बन है, 1 पे इन है, 6 पे आयन है, तो ये होना चाहिए अपना इसका आंसर, पहला आंसर जो है वो सही है। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका अपन को नॉमेनक्लेचर करना है। अच्छा, अब यहां पे ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्लोरोवेंजीन भी है,
क्लोरोबेंजीन भी है, मतलब 1 क्लोरोबेंजीन, मतलब हम इसको पहला कार्बन भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 क्लोरो है, तो ये पहला, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, ये फोर्थ आ जाएगा और ये आपका फिफ्थ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि क्या क्या हो रहा है, 1 2 और 5 आ रहा है। अब ये अपन देख लेते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी जो है अपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो नाइट्रोबेंजीन भी मेंशन है, मतलब इसको भी पहला माना जा सकता है, और ये दूसरा है, और ये तीसरा, और ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, ये छठवा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं वो 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, ठीक है। एक और देखो, यदि आप देखोगे तो आप CH3 को भी पहला मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे CH3 देखो आप, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवा हो गया। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 1 2 4 आ रहा है, 1 2 4 आ रहा है। तो देखो ये 5 2 7 8 हो रहे हैं, यहाँ पे 4 3 7 ये भी 8 हो रहा है, और 4 2 6 ये 7 हो रहा है। तो अपन यहाँ पे लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे, तो ये वाला जो है अपन प्रेफर करेंगे लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग नाम अपन को जो है वो करना है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि अपन नाम करेंगे तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो 2 क्लोरो होना चाहिए, 1 मिथाइल होना चाहिए, और 4 नाइट्रोबेंजीन होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर अपन को करना है। यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये OH लगा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल नंबरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, पहला, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा, ये चौथा हो जाएगा, पांचवा यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी जा सकते हैं, तो पांचवा अपन यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 3 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, 4 पे अपना मिथाइल लगा हुआ है, और पेंटोनिक एसिड है, पहला इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 29 नोमेनक्लेचर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फिर आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो पॉज करके पहले आपको करना है, ठीक है। देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे ये चेन आपको दिख रही होगी, ये चेन देखो, ये चेन जो है आपको दिख रही होगी। यहाँ पे भी जा सकते CH3 पे, लेकिन यहाँ पे जो है ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग अपन इस वाले कार्बन से करें या फिर इस वाले कार्बन से, तो डबल बॉन्ड जो है वो सबसे पास में पड़ना चाहिए, यही रूल है। तो यहां से यदि अपन करेंगे तो डबल बॉन्ड थर्ड पे पड़ेगा, और यहां से सेकंड पे पड़ेगा, मतलब ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ठीक है। तो बस अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्थ पे ब्रोमो आ रहा है, ठीक है, फोर्थ पे ब्रोमो है, थर्ड पे मिथाइल है आपका, और सेकंड पे ईन आना चाहिए। तो थर्ड पे मिथाइल है, फोर्थ पे ब्रोमो है, सेकंड पे ईन है, तो ये आंसर जो इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये 29 क्वेश्चंस थे नोमेनक्लेचर के। इनसे मोस्टली आपके जेईई मेंस में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिस हो चुके हैं, ठीक है। जब मैंने प्रीवियस ईयर देखे थे तो वहां पे बाईसाइक्लो स्पायरो वगैरह पर क्वेश्चंस नहीं थे, तो आपको बिल्कुल भी वहां पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इतने 29 क्वेश्चंस कर लो, आपका काम जो है वो हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। तो अब आपको आइसोमेरिज्म पर क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कि बेंजीन जो है, ठीक है, उसको लेना है और फिर उस पे अपन को जो है अल्काइल चेन जो है वो लगानी है विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H12, ठीक है। C9H12 में से 6 कार्बन तो आपके बेंजीन बनाने में चले गए, बचे आपके 3 कार्बन, तो बस उनको अपन को लगा के जो है आइसोमर्स जो है वो बनाना है, ठीक है। तो चलो अपन बनाते हैं। सबसे पहले तो देखो बेंजीन बना लो, ये आपकी यहाँ पे बेंजीन हो गई। बेंजीन के बाद अब 3 कार्बन बचे हैं, तो चलो 3 कार्बन अपन ने ये लगा दिए। एक पॉसिबिलिटी तो यही है, ठीक है। और कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हो सकती है कि ये कार्बन कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये भी तो आइसोमर है, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, और कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे तुम 2 कार्बन कर दो और 1 कार्बन आप यहाँ पे लगा दो, एक ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये कार्बन यहीं पे रहने दो और यहाँ पे कार्बन कनेक्ट कर दो। और क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों कार्बन यहीं पे रहने दो और 1 कार्बन को उठा के यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी आपकी ये है यहाँ पे, ठीक है, और 3 पॉसिबिलिटी आपकी ये कुछ इस तरीके से थी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे पहले तीनों कार्बन कनेक्ट किए, फिर 2 और 1 को अपन ने वेरी किया। अब अपन तीनों को वेरी करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, तीनों साथ में लगा दो। और कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी तो हो सकता है कि 1 कार्बन अपन यहाँ लगा दें और 1 कार्बन को यहाँ पे और 1 को अपन यहाँ पे पैरा पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर बता दे रहा हूँ इसको फिर से, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बता दे रहा हूँ यदि ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये बेंजीन ये बनाई अपन ने, ठीक है।
तो ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे लगा दे रहा हूं। अब अभी यहाँ पे मेटा पे लगा था, अब मैं पैरा पे लगा दे रहा हूं, तो ये भी तो डिफरेंट होगा। और एक पॉसिबिलिटी अपनी ये भी हो जाएगी कुछ इस तरीके से कि एक कार्बन यहां लगा दूं, एक कार्बन यहां लगा दूं, एक कार्बन यहां लगा दूं, तो 3 ये हो गए, 3 ये थे, 6 6 2 8 हो गए। तो आपके टोटल यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे वो आपके 8 बनेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। तो चलो यार, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें अपन को निकालना है द नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ गिवन कंपाउंड्स। ठीक है, इसका ओजोनोलिसिस करना है और ओजोनोलिसिस करने के बाद फिर अपन को देखना है कि इसके कितने ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट्स जो है वो बनेंगे। तो ओजोनोलिसिस करवा देते हैं। तो ओजोनोलिसिस में सिंपली अपने जो डबल बॉन्ड होंगे वो ब्रेक होंगे और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट्स अपन निकाल लेते हैं, O3 ZnH2O। ठीक है, ये आपका कुछ ओजोनोलिसिस के कुछ रिएजेंट्स होते हैं। इसके बाद ये वाला आपका ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ये निकल आएगा अपना क्या, ये जो H3 कार्बन है, और ये जो है ये वाला कार्बन जब होगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CHO में कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी यदि आप ध्यान से देखोगे जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये भी आपका यहाँ पे CHO में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये CH3, मतलब ये सेम मॉलिक्यूल आपको 2 मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जब ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा तो देखो यहाँ पे भी ब्रेक हुआ तो ये भी CHO हो जाएगा और ये कार्बन भी CHO हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन है, इस पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये अपना ऑक्सीडाइज हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो सेम ये मिलेगा, सेम ये, मतलब ये भी आपको 2 मॉलिक्यूल जो है वो मिलने वाले। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ओजोनोलिसिस हुआ और ओजोनोलिसिस में अपन को यहाँ पे 4 प्रोडक्ट जो है वो मिल गए हैं। अब बताना है कि इन 4 में से ऑप्टिकल कितने एक्टिव हैं। ठीक है, तो यदि आप इसको ध्यान से देखोगे, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब ये कायरल नहीं है। ये वाला जो कार्बन है ये अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इस पे 3 हाइड्रोजन लगी हुई है। कायरल होने के लिए चारों आपके जो साइड एटम्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो दिख रही होगी। यदि आप इसको इस प्लेन के अराउंड जो है वो काटोगे तो देखो यहाँ पे CHO अलग मिल रहा है और यहाँ पे CHO जो है वो आपको अलग मिल रहा है, मतलब सेम सेम दोनों जगह मिल रहे हैं, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और सिंपली यदि आप इसको देखोगे तो कोई भी इसमें कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एटलीस्ट एक कायरल कार्बन जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ना, तो ये कायरल है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कोई भी कायरल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और वैसे आपको यहाँ पे साफ साफ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख रही है, तो ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्टिकल इनएक्टिव है, मतलब चारों। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है और ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो टोटल अपन को बताने थे कितने ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट होंगे, तो यहाँ पे 0 जो है वो आंसर होगा। इसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो है वो सही होने वाला है, कौन कौन से यहाँ पे 4 जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे मेटामर से पूछा है। मेटामर्स क्या होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन जो सेंट्रल आपका कार्बन होगा या फिर जो आपका फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन उसके अराउंड जो साइड चेन है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कीटोन लगा हुआ है और यहाँ पे भी आपका कीटोन है, लेकिन यहाँ पे आपका देखो प्रोपाइल लगा हुआ है और ये आपका यहाँ पे इथाइल है, ये आपका इथाइल है और यहाँ पे ये मिथाइल कर दिया। मतलब समझ रहे हो, ये 2 कार्बन थे यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ 1 कार्बन कर दिया और 3 कार्बन जो है वो इस तरफ कर दिया। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, लेकिन साइड एटम बदल गए हैं, तो बिल्कुल ये आपके मेटामर्स हैं। क्या ये आपके यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है? बिल्कुल यार, दिख रहा होगा, ये साइनाइड लगा हुआ है, ये आइसोसाइनाइड है, तो बिल्कुल साइनाइड आइसोसाइनाइड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपका यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स हैं। यहाँ पे देखो OH लगा हुआ है और यहाँ पे OH लगा हुआ है, क्या ये पोजिशन आइसोमर्स है? ठीक है, देखो यहाँ पे कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 ये 3 हो गया, ये 4 कार्बन है यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 हो गए और 5 हो गए। तो भाई ये आइसोमर्स ही नहीं है, पोजीशन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आइसोमर्स होने के लिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, तो ये तो गलत हो गया। क्या ये होमोलोगस है? होमोलोगस क्या होते हैं? होमोलोगस की सबसे पहली कंडीशन है सेम फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो सेम होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, CH2 से डिफर होना चाहिए, 14 AMU का डिफरेंस होना चाहिए, सेम आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उससे रिप्रेजेंट किया जा सके। जैसे अल्केन्स होती हैं तो अल्केन को CnH2n+2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखो सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो ये है आपकी 2 डिग्री अमीन मतलब सेकेंडरी अमीन, और ये आपकी यहाँ पे 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अमीन, और ये खुद आपस में आपके फंक्शनल अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये होमोलोगस तो नहीं होने वाला, तो ये भी गलत है। तो ए और बी जो है वो सही है, मतलब चौथा इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 33 है। द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर 5 फिनाइल पेंट 4 इन 2 ऑल आपको बताना है। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं यार। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ऑल है और पेंट है, 5 कार्बन है, 5 ये अपन ने कार्बन बना लिए, 3 2 5, और सेकंड पे ऑल मतलब OH लगा दो। ठीक है, तो ये पहला दूसरा पे OH मैंने लगा दिया, और देखो 5वें पे फिनाइल है, ये 5वां कार्बन है, इस पे फिनाइल लगा दो, और चौथे पे इन है, मतलब ये आपका यहाँ पे चौथा कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, तो अपन को क्या बताना है, स्टीरियो आइसोमर्स बताना है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी भी चेक करना है, एनांशियोमर्स भी काउंट होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी काउंट होंगे। तो हर एक बच्चे को जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको ये चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेगा, तो यहाँ पे अपन सिस और ट्रांस जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि एक चेन ये हो गई और एक आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है और एक आपका हाइड्रोजन है, तो अपन सिस ट्रांस जो है वो बना सकते हैं इसके अराउंड। ठीक है, तो ये सिस ट्रांस बन जाएगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, और चारों के चारों जो आपके ग्रुप लगे हुए इस कार्बन से वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मतलब ये कार्बन आपका कायरल कार्बन है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होगी, क्योंकि यदि किसी भी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है तो वो पक्का ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे एक कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो यहाँ पे आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, वैसे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो टोटल आइसोमर्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स यदि यहाँ पे देखेंगे अपन स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे वो, यहाँ पे सिंपल आप 2m मल्टीप्लाई 2n लगा सकते हैं। 2m मतलब यहाँ पे आपका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है जो कि 1 है, मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर या फिर नंबर ऑफ कायरल कार्बन बोल सकते हैं जो कि 1 है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। वैसे दिमाग लगाओगे यदि तो दिमाग लगा के भी आप आंसर निकाल सकते हो। देखो एक आपका सिस होगा, एक आपका सिस होगा, और वो भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो 2 आपके ये हो गए, और ये आपका ट्रांस होगा, ठीक है, और वो भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव है, तो ऑप्टिकल एक ट्रांस हो गया, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब मिरर इमेज होगा, R कॉन्फ़िगरेशन हो गए, एक S कॉन्फ़िगरेशन हो गए, तो 2 वो काउंट हो जाएंगे, तो इनको टोटल ऐड करोगे तो ये आपके 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है आपका 4 होगा। इसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 की, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, फिर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, तो क्या ये आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं दोनों। ठीक है, तो अपन सिंपल यहाँ पे देखेंगे केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक कार्बन यहाँ पे 2, ये 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन, ये 5 कार्बन है, और ये आपके 6 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, ये 2 हो गए, ये आपके 3 कार्बन, ये 4 कार्बन हो गए, 5 कार्बन, ये 6 कार्बन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो C6 आ जाएगा, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 3 2 5 6 7, 7 2 9 3 12 हो जाएंगे, H12। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन 6 थे, यदि आप हाइड्रोजन काउंट करोगे तो हाइड्रोजन भी आपके यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो मतलब दोनों के दोनों यहाँ पे आप देखोगे तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो हाँ ये बिल्कुल आपके आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट की यदि बात करें तो क्या आप ये आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, तो बिल्कुल ये अभी अपन ने देख ही लिया है। यहाँ पे देखो ये आपकी यहाँ पे 1 डिग्री अमीन है, इसको अपन प्राइमरी अमीन भी बोल सकते हैं, और ये आपका NH लगा हुआ है, ये आपकी 2 डिग्री अमीन है, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, तो ये आपस में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर्स हैं, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है, तो इसका आंसर जो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ये होना चाहिए। तो चलो यार, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन को बताना। ये 5 स्टेटमेंट है। सबसे पहला स्टेटमेंट है प्रोपीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, प्रोपीन अपन यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ये प्रोपीन है आपका, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, अब दोनों सेम है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो सिस ट्रांस तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट तो अपना गलत हो गया। ट्रांस आइसोमर्स हैज आइडेंटिकल एटम्स ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड होता है ट्रांस में, बिल्कुल सही है। सिस में सेम साइड होता है और ट्रांस में अपोजिट साइड होता है, तो ये तो अपना सही है। सिस ब्यूट टू इन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूट टू इन। ठीक है, सबसे पहले अपन सिस बना लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ मैंने CH3 सेम ले लिया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सिस हो गया। इसके बाद अपन ट्रांस बना लेते हैं, तो ट्रांस में मैंने CH3 जो है वो अपोजिट ले लिया, और ये हाइड्रोजन भी आपका यहाँ पे अपोजिट हो गया।
अब यदि आप ध्यान से देखोगे डाइपोल मोमेंट यहां पे, ठीक है, तो यहाँ पे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो ये तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में यदि आप देखोगे तो हाइड्रोजन जो है और कार्बन है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। वैसे तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बट फिर भी यदि डाइपोल होगा तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे डायरेक्शन होगा और कार्बन और हाइड्रोजन का यहाँ पे डायरेक्शन होगा। तो ओवरऑल जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो देखो ऐड हो रहा है और इस डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हो बात को? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के डिफरेंस की वजह से इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन की वजह से इस डायरेक्शन में, ओवरऑल जो है वो इस तरीके से जो है वो आपका हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कैंसल होगा, ठीक है। ये देखो कार्बन और हाइड्रोजन है इस डायरेक्शन में, ये देखो हाइड्रोजन कार्बन इस डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट है, तो यहाँ पे देखो ये कैंसल हो रहा है, ठीक है, कैंसल हो रहा है, तो ओवरऑल इसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिस ब्यूटेन हैज हायर डाइपोल मोमेंट, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन शोज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपन इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले तो ब्यूटेन है, ठीक है, सेकंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और सेकंड पे ये बना ये मिथाइल ग्रुप लगा है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ये देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तो ठीक है हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन इस वाले कार्बन पे दोनों CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब दोनों ही सेम है तो सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है ट्रांस आइसोमर्स हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस, ये आपका गलत होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांस वाले की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, और यदि पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे यदि मैं यहाँ पे सिस वाला बना दूं, कोई भी एग्जाम्पल ले लूं, मैंने यहाँ पे हैलोजन लगा दिया, ये हाइड्रोजन है और ये आपका यहाँ पे हैलोजन है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। तो ये जो ट्रांस है इसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी सॉलिड में काफी अच्छे से होती है, ठीक है। तो अब पैकेजिंग एफिशिएंसी यदि अच्छी है, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। तो ट्रांस वाले का ज्यादा होता है और सिस वाले का जो है वो कम होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होना चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट ADE होना चाहिए, ठीक है। तो ADE जो है ये आपका होना चाहिए सेकंड वाला। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप फील करोगे तो आपको समझ में आएगा। जो ट्रांस होता है, ठीक है, ट्रांस में पैकिंग एफिशिएंसी काफी अच्छे से हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो किस तरीके से आएगा, उसका X यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे यदि मैं एक आपको यहाँ पे यदि बताऊं आपको काफी अच्छे से, आप देखो यहाँ पे यदि मैंने कार्बन डबल बॉन्ड ले लिया और ये आपका मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया, ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। ये थोड़ा सा मॉलिक्यूल आपका बड़ा है, ये छोटा है आपका यहाँ पे, और ये आपका मैंने यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये आपका यहाँ पे CH3 है। अब इसका जो सेम मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होगा, CH3 नीचे आ जाएगा, ये छोटा मॉलिक्यूल है तो इसके साथ एक बड़ा मॉलिक्यूल ये CH3 आ जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ पे देखो बढ़िया तरीके से जो है वो पैकेजिंग हो रही है, पैकेजिंग बढ़िया तरीके से हो रही है, लेकिन वो सिस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेजिंग अच्छे से होती है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ट्रांस का ज्यादा होता है। तो समझ गए होगे मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की यदि बात करें, हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल, आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, देखो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये CH3 है, तो इसके अराउंड सिस और ट्रांस जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सिस ट्रांस दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, चारों के चारों ग्राफ अलग अलग है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करेगा। तो यहाँ पे सिंपली 2n लग जाएगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो 2 × 1 ये आपका यहाँ पे 4 जो है वो आंसर इसका हो जाएगा। ऑलरेडी अपन ने ये क्वेश्चन जो है वो अभी किया हुआ था, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आपको ये लग सकता है कि ये भैया रिपीट हो गया, बट मैंने आपको क्या बताया है कि नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे प्रीवियस ईयर में। तो 2019 तक टोटल आपके 75 के आसपास ही हो रहे हैं, कुछ कुछ रिपीटेशंस थे तो वो मैंने हटा दिए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा लग सकता है कि क्वेश्चन इजी भी है, और आपको ये भी फील हो सकता है कि थोड़ा रिपीट भी हो रहे हैं एक आध दो क्वेश्चन। तो वो इसलिए है क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन ही उठा लिए हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस ही हैं आपके। और मेन चीज ये भी है कि ये जीओसी का ही पार्ट है, नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म, लेकिन मैंने नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म को अलग कर दिया और जीओसी को भी अलग कर दिया। तो टोटल 150 क्वेश्चंस आपके इस पर होंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा पूरा ओवरऑल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। इसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटामर्स, ठीक है। मेटामर्स आपको जो है वो दिखाना है। तो मेटामर्स वैसे अपन देख ही चुके हैं, और वो भी इस कंपाउंड का आपको दिखाना है। तो अपन को क्या करना है मेटामर्स में, यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कीटोन लगा हुआ है और ये NH आपका लगा हुआ है, ठीक है। और
यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये देखो, ये है मेन चीज, ये फिनाइल है और ये आपका यहाँ पे सिर्फ साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो बस इनको बस रिप्लेस कर देना है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसको कर दो इस तरफ, मतलब देखो यहां से NH से कौन सी कनेक्टिविटी है, NH से ये फिनाइल लगी है, तो अब देखो इस वाले NH से साइक्लोहेक्सेन लगा दिया और इस वाले कार्बन से लगी हुई है, तो कार्बन से यहाँ पे इन्होंने बेंजीन फिनाइल को कनेक्ट कर दिया। ये आपका सही आंसर, मतलब जो NH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, यहां से बस जो साइड एटम की कनेक्टिविटी है वो एक्सचेंज कर दी है। तो यही मैंने आपको भी बताया था मेटामर्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए। इसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ 2-ब्यूटीन जो है वो आपको बताना है, ठीक है। पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं 2-ब्यूटीन का। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे ये CH3 ले लिया, ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये आपका यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, सेकंड पे डबल बॉन्ड है, तो ये आपका 2-ब्यूटीन हो गया और उसका सिस आइसोमर है। ट्रांस भी यहाँ पे अपन बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन ट्रांस भी बना लेते हैं। तो ये CH3 हो गया और ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये आपके सिस ट्रांस आइसोमर्स हो गए 2-ब्यूटीन के। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, सिस 2-ब्यूटीन, ये आपका सिस है, एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको भी पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करता है। यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, अच्छी खासी एनर्जी चाहिए कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और ये आपका ज्यादा स्टेबल भी होता है, ये वाला, ये ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस वाला, क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस है आपका। देखो जो बल्कियर ग्रुप है वो आपके सेम साइड है, तो सेम साइड है, तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं होती है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, अच्छी खासी ओवरलैपिंग है, एनर्जी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ये पॉसिबल नहीं है। ट्रांस 2-ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस, ट्रांस वाला जो होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये बिल्कुल सही है, ये ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, तो ये वाला भी सही है। सिस 2-ब्यूटेन हैज लेस डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस, ये वाला गलत है। अभी अपन ने ऑलरेडी ये देख ही लिया है, ठीक है। जो ट्रांस होता है, ट्रांस वाला जो होता है, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट जो है ट्रांस वाले का, इसका कम होता है, सिस का ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका कैंसल हो जाता है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ये इस तरफ होगा और ये इस तरफ होगा, तो यहाँ पे आपका कैंसल होता है, ठीक है। तो इसका कम होना चाहिए, मतलब ट्रांस वाले का कम होना चाहिए, इन्होंने सिस वाले का बोला है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। सिस 2-ब्यूटेन एंड ट्रांस 2-ब्यूटेन आर स्टीरियो आइसोमर्स, बिल्कुल ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं आपके, तो स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर ही तो आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था इनकरेक्ट, तो आपका जो ये वाला मतलब सही है, इन्होंने बोला इनकरेक्ट जो है, तो इनकरेक्ट जो है वो थर्ड आपका आ जाएगा, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका तीसरा जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो थर्ड होगा, समझ गए होगे आप लोग। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखो, मैच द फॉलोइंग जो है वो बनाना है, एन प्रोपेनॉल बनाना है आपको, तो ठीक है भाई, ये आपका प्रोपेन हो गया, यहाँ पे OH लगा दूं। इसके बाद आइजो बनाना है, तो आइजो क्या होता है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे और यहाँ पे OH लगा दो, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके देखो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया यहाँ पे। इसके बाद मेथॉक्सी प्रोपेन बनाना है, तो चलो ये प्रोपेन बना लो, प्रोपेन बना लो, मेथॉक्सी मतलब ये आपका ईथर लगेगा यहाँ पे और यहाँ पे एक CH3 लग जाएगा, ठीक है। तो ये CH3 मेथॉक्सी हो जाएगा यहाँ पे और प्रोपेन हो जाएगा, देखो ये। इसके बाद एथॉक्सी ईथेन बना लो, ठीक है, एथॉक्सी ईथेन मतलब ये यहाँ पे ये आपका एथॉक्सी ईथेन हो गया। तो दोनों यदि आप देखोगे तो ये मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे मेटामेरिज्म हो गया। यहाँ पे देखो प्रोपेन एंड प्रोपेनल है, वैसे तो यहाँ पे देखो ये कीटोन है आपका यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे अल्डिहाइड है, तो ये फंक्शनल ग्रुप शो कर रहे हैं। इनके स्ट्रक्चर में आपको बना के दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका प्रोपेनॉन हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका यहाँ पे प्रोपेनल हो जाएगा। ये दोनों आपके फंक्शनल ग्रुप शो कर रहे हैं क्योंकि ये कीटोन है और ये आपका अल्डिहाइड है। न्यू पेंटेन और आइसोपेंटेन जो है, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर बना लो, न्यू पेंटेन एंड आइसोपेंटेन। न्यू पेंटेन क्या होता है, ये आपका न्यू पेंटेन है, ये आपका यहाँ पे न्यू पेंटेन है, और आइसोपेंटेन क्या होता है, ये आपका यहाँ पे आइसोपेंटेन है, ये आइसोपेंटेन हो गया आपका। तो दोनों के दोनों चेन आइसोमर जो है वो शो कर रहे हैं, तो ये आपका चेन आइसोमर हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आप देखो यहाँ पे ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, ये बी का फर्स्ट है और सी का IV हो जाएगा, सी का यहाँ पे IV हो जाएगा और डी का सेकंड हो जाएगा, डी का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें देखो असर्शन और रीजन है, सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन ट्रांस। जो सिस वाली होती है वो ज्यादा पोलर है। अभी अपन ने देखा था, क्यों? क्योंकि सिस में जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका आपका जो एडिशन होता है, लेकिन ट्रांस में आपका अपोजिट साइड होता है, तो वो कैंसल हो रहा होता है। तो यहाँ पे रीजन पढ़ो, डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ टू ब्यूटेन इज 0, तो ट्रांस वाले का 0 होता है। तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अभी अपन ने यहाँ पे देखा था बहुत अच्छे तरीके से, ये देखो जो ट्रांस होता है उसका आपका कैंसल होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका जो आंसर है इसका वो होना चाहिए आपका बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सिस फॉर्म अल्किन जो है वो ज्यादा पोलर होती है, उसका रीजन यही है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रांस वाले में कैंसिल होता है डाइपोल मोमेंट, तो वो आपका वहां पे डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 41, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन दी फॉलोइंग कंपाउंड, जो है वो आपको बताना है कि इस कंपाउंड में अपने कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए अपन को सबसे पहले तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स जो है वो निकाले। देखो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड वगैरह तो दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कायरल कार्बन जो है वो आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो इस वाले कार्बन को, ठीक है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यदि यहाँ पे जाओगे डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे जाओगे डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ये आपका एक कायरल कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन जो है ये भी यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है और चार को चारों डिफरेंट ग्रुप है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी कायरल है, ठीक है। यहाँ पे तो आपके 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो ये कायरल नहीं है, ये भी आपका कायरल नहीं है। ये वाला यदि आप देखोगे तो ये कायरल है आपका, ठीक है, ये वाला भी आपका कायरल है, यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ठीक है। और ये कायरल नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, ये भी कायरल नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं है कायरल, ये भी कायरल नहीं है। ये वाला यदि आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पे कायरल है, ठीक है। तो सिंपल आपको जो है वो फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे 2n, जहां पे n जो है वो आपका नंबर ऑफ कायरल कार्बन या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। तो ये आपका यहाँ पे 2/5 जो है टोटल यहाँ पे आ जाएगा 32, ठीक है। इसको यदि समझना है तो आप समझ भी सकते हो कैसे, जैसे ये कार्बन कायरल है तो इसमें एक आपका R फॉर्म बनेगा और एक आपका S फॉर्म बनेगा, ठीक है, RS कन्फिग्रेशन। तो मतलब एक कायरल कार्बन के अराउंड 2 बनेंगे, R और S, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा फिर दूसरे कार्बन का, इसमें भी R बनेगा, S बनेगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपके टोटल कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। टोटल आपके 5 हैं, तो 2 जो है वो 5 बार आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप समझ पा रहे होगे मैंने यहाँ पे क्या बोला, 3 2 5, तो ये आपका यहाँ पे 32 जो है वो हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक कायरल सेंटर के अराउंड एक R बनेगा, एक S बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका होगा 32, समझ गए होगे आप लोग। इसके बाद यहाँ पे बताना है 42 क्वेश्चन है ये, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग आपको बता के देना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लो, या फिर आप कायरल कार्बन्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे आपको ये सिमेट्री दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो बिल्कुल आपके ये मतलब सेम, बिल्कुल सेम में आपका डिवाइड हो गया। यहाँ पे CH3OH मिल रहा है, यहाँ पे भी HCH3OH मिल रहा है, तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल लाइन खींच दो आप, यहाँ पे भी सेम मिल गया, यहाँ पे भी सेम मिल गया, ठीक है। यहाँ से अच्छे से मैं यदि लाइन खींचूं तो कुछ इस तरीके से ही आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को यदि आप दिखाओ, उठा लो इस वाले कंपाउंड को, ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो कोई एक सिंगल आपका कार्बन कायरल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो CH2 है, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो सेम 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सेम 2 हाइड्रोजन, सेम 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो एक भी कार्बन कायरल जो है, एक भी कार्बन आपका कायरल नहीं है। तो एक भी कार्बन कायरल नहीं है, मतलब ये भी आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है। अब इस वाले को यदि आप ध्यान से देखो, इस वाले को, ठीक है, तो ये तो आपका कायरल नहीं है कार्बन, ये भी नहीं है कायरल, ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है इस पे एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक क्लोरीन है और एक CH2 है। तो ये वाला कार्बन जो है वो कायरल है। और यदि किसी भी मॉलिक्यूल में यदि एक कार्बन कायरल होता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव है। यहाँ पे देखो ये कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगी हुई है, तो ये आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इस वाले कार्बन पे 2 CH3, तो ये तो आपका कायरल नहीं है। ये इस पे 2 हाइड्रोजन है, कायरल नहीं है, और इस पे 2 हाइड्रोजन है, कायरल नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो सिर्फ एक ही है जो कि ऑप्टिकल एक्टिव है। तो कितने यहाँ पे आंसर होना चाहिए? 1, ठीक है, एक आपका केवल ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, द नंबर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर फॉर C7H16 जो है वो आपको बताना है। चेन आइसोमर कितने होंगे, एक एक करके आपको जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले तो अपन नॉर्मल एक चेन बना लेते हैं, 7 कार्बन की, 3 ये आपके 6 कार्बन और ये 7 कार्बन हो गए। अब देखो ध्यान से मैं क्या करूंगा, मैं 6 कार्बन बनाऊंगा और एक की पोजीशन अलग अलग करूंगा, फिर मैं 5 बनाऊंगा, 2 की पोजीशन अलग करूंगा, 4 बनाऊंगा, फिर 3 की पोजीशन अलग करूंगा। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आपको बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 6 कार्बन बना ले रहा हूँ, 3 और ये आपके 6 कार्बन हो गए। अब 7वां मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं अगेन 6 कार्बन बना ले रहा हूँ, 3 3 6 और यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद क्या 6 में पॉसिबिलिटी है, और देखो यदि आप सोच रहे हो कि इसको उठा के यहां रख देंगे तो यही सेम मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है, आप देख लेना, यहां से ये थर्ड पे आ जाएगा, इसको यहां पे उठा के रखोगे तो यहां से थर्ड पे आ जाएगा, और इसको उठा के यदि यहां पे रखोगे तो ये रिपीट हो जाएगा, सेकंड पे आ रहा है, यहां से ये सेकंड पे आ जाएगा। तो 6 वाले के साथ बस इतनी ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब इसके बाद अपन 5 वाले के साथ देख लेते हैं। 3 2 5, ये 5 बन गए। अब क्या कर सकते हैं अपन, अपन ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अपन एक कार्बन यहाँ पे लगा दें और एक कार्बन अपन यहाँ पे लगा दें। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका 2 3 डाई मिथाइल हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, इसके बाद 3 2 5, और ये भी कर सकते हैं अपन कि इस पे कार्बन और इस पे कार्बन अपन जो है वो रख दें, ये भी तो कर सकते हैं कि दोनों पे ही रख दें। ठीक है, तो ये 2 2 डाई मिथाइल हो जाएगा और पेंटेन हो जाएगा। इसके बाद मैं फिर से 5 चेन जो है वो बना ले रहा हूँ, 3 2 5, ये 5 चेन हो गई आपकी। तो यहाँ पे भी कार्बन रख सकता हूँ और यहाँ पे भी मैं कार्बन रख सकता हूँ, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। 3 2 5 2 7 कार्बन है, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे नॉमेनक्लेचर यदि आप करोगे तो वो भी डिफरेंट पाओगे। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी है, 5 कार्बन में बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 5 कार्बन बना लिए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जो थर्ड कार्बन है इस पे जो है अपने दोनों के दोनों कार्बन जो है वो आ जाएं। अच्छा, और कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है 5 वाले में, ये मैं यहाँ पे 5 कार्बन 3 2 5 में बना ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड कार्बन है, ठीक है, ये जो थर्ड कार्बन है इस पे मैंने दोनों कार्बन लगाए कुछ इस तरीके से लगा दिए। ये इथाइल ग्रुप है, यहां पे देखो इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल है और एक मिथाइल है, और इस वाले कार्बन पे मैंने एक मिथाइल इथाइल ग्रुप लगा दिया। इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो 2 2 डाइमिथाइल आएगा, इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो 3 इथाइल ब्यूटेन आएगा, तो ये भी अलग है। अब लेकिन 5 में आपका पॉसिबिलिटी अब और नहीं है। ठीक है, इसके बाद यदि मैं 4 में देखूं तो 4 में आपका केवल एक ही बनता है। ठीक है, 4 में एक ही बनता है, ये 4 बना लो आप यहाँ पे। ठीक है, और वो बनता है इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे, और ये बनता है। तो इस तरीके से यदि आप काउंट करोगे तो 3 और ये आप देखोगे, ठीक है, 4 3 7 हो जाएंगे और 2 9, तो टोटल आपके 9 जो है आइसोमर बनेंगे इसमें, चेन आइसोमर इस वाले कंपाउंड में। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहले हेप्टेन बनाया, हेक्सेन के साथ 2 पॉसिबिलिटी थी, पेंटेन के साथ 5 पॉसिबिलिटी होती है, और जो ब्यूटेन होता है उसके साथ सिर्फ एक जो है पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से 7 वाला आप याद भी रख सकते हो, यदि मतलब आपका यहाँ पे हेप्टेन दिया हो तो उसमें 9 चेन आइसोमर्स जो है वो बनते हैं। बाकी किसी पर भी आ सकता है, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि एक एक कम करते जाना है। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 44, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर जो है वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे कितने आपके स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे अपन को ऑप्टिकल एक्टिविटी भी चेक करना है और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी चेक करने हैं। ठीक है, सबसे पहले डबल बॉन्ड देखते हैं अपन। तो ये डबल बॉन्ड यदि आप देखोगे तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये आपका यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और ये आपका यहाँ पे ब्रोमीन है, और ये आपका यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, मतलब इस वाले कार्बन पे सिस ट्रांस पॉसिबल है। सेम यहाँ पे भी देखोगे तो सिस ट्रांस जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, आप ध्यान से देखो इस वाले कार्बन को, ये जो कार्बन है यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ब्रोमीन, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, और चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये कायरल कार्बन भी है। तो यहाँ पे देखो 3 आपके स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। ठीक है, तो सिंपल आपका जो ज्योमेट्रिकल आपके जो आइसोमर्स हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 2m मल्टीप्लाई 2n, इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे 2 जो है वो ज्योमेट्रिकल वाले कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाइड बाय जो कायरल है वो आपका एक ही है, तो ये आपका आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही होगा यहाँ। ठीक है, और ऑलरेडी अपन ऐसे क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 45, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको बताना है कि इसमें कितने आपके ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। यहाँ पे देखो सिर्फ इन्होंने ज्योमेट्रिकल पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को सिंपली जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखना है अराउंड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यदि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको डिफरेंट ग्रुप मिल रहा है, ये भी आपका डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे देखो ये डिफरेंट ग्रुप है और ये भी आपका डिफरेंट ग्रुप है, मतलब यहाँ पे सिस ट्रांस जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, यदि आप इस वाले डबल बॉन्ड को देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको CH3 मिल रहा है
और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। ये तो आपके दोनों डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे देखो जब आप इस तरफ जा रहे हो तो ये आपको पूरा यहाँ पे मिल रहा है। ध्यान से देखो इस वाले को, ठीक है, और इस वाले के बाद जब इस तरफ देखोगे तो ये आपको मिल रहा है। क्या ये दोनों सेम है? आप ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेम है? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि आप इसको यदि तुम्हें देखना है तो तुम इस तरीके से देख सकते हो। देखो इस वाले कार्बन से ये कनेक्टिविटी है और इसके ट्रांस में है डी। इस वाले से कनेक्टिविटी क्या है? ये वाले इस वाले लाइक इस वाले बॉन्ड की कनेक्टिविटी और इसके ट्रांस में डी है। समझ रहे हो बात को? ये कनेक्टिविटी है इसके ट्रांस में डी है और यहाँ पे ये कनेक्टिविटी इसके ट्रांस में डी है और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगा इसके ट्रांस में एच है, ये मिथाइल ग्रुप इसके ट्रांस में एच है, दोनों सेम है। मतलब ये आपका स्टीरियो सेंटर नहीं है, ये स्टीरियो सेंटर नहीं है, ये दोनों सेम है आपके, ठीक है। इसके बाद यदि आप यहां पे देखोगे, ठीक है, इसको देखो, अब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे ये H है, यहाँ पे D है, यहाँ पे ये मिथाइल लगा हुआ और ये आपका यहाँ पे पूरा जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, मतलब ये भी आपका एक स्टीरियो सेंटर है। तो सिंपल अपना 2⁻n हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2² इक्वल्स टू 4। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट 4 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अगेन वही देखना है अपन को, सिंपली क्या देखना है, डबल बॉन्ड देखना है और डबल बॉन्ड पे यहाँ पे आपके अलग अलग ग्रुप होने चाहिए और यहाँ पे भी अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, तभी सिस और ट्रांस पॉसिबल होता है। तो इस वाले में देखो ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये आपका कार्बन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, ब्रोमीन लगा है, दोनों अलग अलग हैं। और यहाँ पे देखो ये वाला जब तुम इस तरफ जाओगे, यहाँ पे देखो यदि आप इस तरीके से एक लाइन बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से लाइन बना लो तो ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे जाने पे एक डिफरेंट ग्रुप मिल रहा है और यहाँ पे जाने पे एक डिफरेंट आपको चेन मिलेगी। तो मतलब यस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो शो करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये शो नहीं करने वाला। यहाँ पे देखो आपको सिमेट्री देखने को मिल जाएगी, ये सिमेट्री देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे सेम, जब इस तरफ जाओगे तो सेम मिलेगा और जब इस तरफ जाओगे तो सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं करने वाला और यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो ये भी नहीं करने वाला। तो आंसर जो इसका पहला होना चाहिए। समझ गए होगे मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47, नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और मोनोक्लोरिनेशन करना है, मतलब सिर्फ क्लोरीन का एक एटम अपन को जो है वो लगवाना है। तो पहले तो अपन इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे 4 कार्बन हो गए और सेकंड पे मिथाइल है तो ये आपका यहाँ पे मिथाइल हो गया, ठीक है। अब इसका अपन मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे, Cl2H कुछ इस तरीके से, ठीक है, Cl2 है ये आपका यहाँ पे। तो मोनोक्लोरिनेशन होगा तो कहाँ कहाँ लगने वाले हैं ध्यान से देखो आप, ठीक है, कहाँ कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले तो ये आपके यहाँ पे 4 कार्बन थे और ये है, तो एक क्लोरीन आपका यहाँ पे भी लग सकता है और यहाँ पे भी लगे तो बात तो एक ही होगी, ठीक है। ये आपके यहाँ पे 4 कार्बन है, एक क्लोरीन आपका यहाँ पे भी लग सकता है, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, एक क्लोरीन यहाँ पे लग सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये 4 हो गए, यहाँ पे ये कार्बन और एक क्लोरीन आपका यहाँ पे लग सकता है। ये देख लो, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बना दिए है, ठीक है। 4 तरीके से क्लोरीन लग सकता है। एक तो ये लग सकते इसी कार्बन पे लग जाए और ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है तो इस पे लगे बात एक ही है। इसके बाद इस पे भी लग सकता है, इस पे लग सकता है और इस पे लग सकता है। तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं बस। तो 4 तो ये बनेंगे ही बनेंगे अपने। अब इसमें देख लो ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा है, ऑप्टिकल एक्टिव और देख लो बस, ठीक है। तो ये तो ऑप्टिकल एक्टिव है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये CH3 ग्रुप है और ये भी CH3 ग्रुप है, तो ये तो नहीं है अपना। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव है, ये देखो ये कायरल कार्बन है क्योंकि यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे CH3 है, CCl है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कार्बन कार्बन है तो ये तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं यार अपन, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ये लगा हुआ है हाइड्रोजन, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये कार्बन जो है कायरल है। तो यदि आप टोटल काउंट करोगे तो ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव है तो 2 आपके ये हो गए, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है तो 2 आपके ये हो गए और एक आपका ये है और एक आपका ये हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 2 2 4 6 जो है वो आपका आंसर होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप जो है वो समझ गए होंगे। इसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद द कायरल कार्बन एटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग आपको बताना है। मतलब ये जितने भी आपके यहाँ पे कंपाउंड्स दिए हुए हैं इनमें बस आपको ये देखना है कि कौन से में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, बस आपको प्रेजेंट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले ये वाला जो कार्बन है आप इसको पकड़ो, यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन है
और यहाँ पे देखो ये आपका अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ रहा है, मतलब इस वाले कार्बन पे चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियसली ये आपका कायरल है। ठीक है, इसमें तो आपको ये सिमेट्री दिख ही रही होगी। और कोई भी आपका यहाँ पे 2 CH3 है, 2 CH3 है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। यहाँ पे भी 2 CH3 है, तो ये तो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और CH2 यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पे NO2 और हाइड्रोजन है, ये भी दोनों अलग अलग है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्टिकल एक्टिव है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, कोई कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप जो है सेम है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है और आयोडीन है, अलग अलग है। यहाँ पे CH2 NO2 है, अलग है, CH3 अलग है, बिल्कुल ये कायरल कार्बन है। यहाँ पे ध्यान से देखो, हाइड्रोजन है, OH है, अलग अलग है, CH2OH है, और ये इथाइल है, अलग अलग है, ये बिल्कुल कायरल है। यहाँ पे देखो आयोडीन लगा हुआ है और हाइड्रोजन है, और CH3 है इस तरफ, और CHI, C2H5 इस तरफ भी अलग है, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, मतलब ये कायरल है आपका यहाँ पे। और यहाँ पे भी ये देखो, ये भी आपका यहाँ पे कायरल है, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, CH है और I, और यहाँ पे हाइड्रोजन है और C2H5 है। तो इसमें अपन को 2 से मतलब नहीं है, सिंपल है, इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वही पूछा कि किस में कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे यदि आप काउंट करोगे तो टोटल कितने हो रहे हैं, एक कंपाउंड ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, 2, ये 3 हो गए, 4 और ये 5, तो इसका जो आंसर होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 ऐसे कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 49, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कन्फॉर्मेशंस ऑफ ईथेन जो है वो आपको बताना है। ठीक है, कन्फॉर्मेशंस ऑफ ईथेन, द डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन इज 60। पहले तो अपन स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बना लेते हैं ईथेन का। ठीक है, कैसे बनेगा, एक डॉट जो है, एक का आपको सर्कल से कार्बन रिप्रेजेंट करना होता है और एक डॉट से करते हैं अपन। ठीक है, तो इस डॉट से मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, आप देख लेना ध्यान से। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया। ठीक है, एक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, एक यहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा। ये हाइड्रोजन है आपकी, ये आपके ईथेन की एक स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप एंगल देखो पहले, किसके रिस्पेक्ट में, ये वाला हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये एंगल देखोगे तो ये 60 डिग्री है। अच्छा, केवल क्या स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन का जो एंगल है, डायहेड्रल एंगल, क्या वो 60 हो सकता, सिर्फ 60 होगा, यूनिक नहीं होता है। ठीक है, यूनिक नहीं होता है। जैसे ये दोनों हाइड्रोजन है, अब इस हाइड्रोजन को आप रोटेट करो, यदि आप रोटेट करोगे तो आप इसको रोटेट करके यहां पे भी लाओ। ठीक है, इसको रोटेट करोगे यहां पे लाओगे, तब भी आपका स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बनेगा। इसको उठा के यहां पे लाओगे, तो यदि आपने अज्यूम करो, आप दिमाग में थोड़ा सा इमेजिन करके कि इसको उठा के आप यहां पे लाए, तो अब देखो स्टैगर्ड एंगल जो है वो आपका 180 हो जाएगा इन दोनों हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 60 पे भी बनता है, 180 पे भी बनेगा और 300 पर भी बनेगा। इस तरीके से इनफिनाइट बन सकते हैं आपके। ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने दिया है डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन इज 60, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी यूनिक नहीं होते, और भी होते हैं। ईथेन हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस, बिल्कुल सही है भाई, इनफिनाइट बन सकते हैं, सिंपल आपको रोटेशन ही कर दी है। ठीक है, तो इनफिनाइट बन जाएंगे। ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड बनते हैं और सिर्फ रोटेट अपन कर रहे हैं, तो आपके डिफरेंट एंगल बन जाएंगे। एंगल तो डिफरेंट हो सकते हैं, 0, 120, 110, 160 हो सकता है। 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पे भी रोटेट कर दो तो इनफिनाइट बन सकते हैं, तो ये भी आपका सही है। इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन। देखो ये आपका स्टैगर्ड है। इक्लिप्स्ड क्या बनता, इक्लिप्स्ड कैसे बनता है? ठीक है, इक्लिप्स्ड आपका कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, इक्लिप्स्ड आपका जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये सर्कल बना दो और यहीं पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इक्लिप्स्ड जो है वो सबसे ज्यादा कम स्टेबल होता है, सबसे कम स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है, 0 डिग्री एंगल है। यहाँ पे थीटा जो है आपको देखो 0 है यहाँ पे। ठीक है, थीटा जो है वो यहाँ पे आप 0 देख सकते हो, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, तो ये स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से सबसे कम सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो स्टैगर्ड फॉर्म होती है, ये वाली, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गलत है। The conformations of ethane are interconvertible to one another, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और सिर्फ आप रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं और ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए पड़ती। लेकिन अभी जब अपन देख रहे थे सिस और ट्रांस में, तो वो इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते। एक क्वेश्चन वहां पे मैंने करवाया है, वो क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो आपका थर्ड जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो 3 होगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 50, 3 मिथाइल हेक्स 2 इन ऑन रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, परऑक्साइड।
फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो आपको बताना है, ठीक है, कितने जो है आइसोमर्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो अपन इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हेक्स लिखा हुआ है, मतलब अपन ने यहाँ पे ये 6 कार्बन बना लिए, ठीक है। सेकंड पे इन है, ये डबल बॉन्ड लग गया, और 3 पे मिथाइल है तो ये मिथाइल लगा दिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जो है वो अपन HBr के साथ करा रहे हैं और परऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। परऑक्साइड है मतलब लीस्ट अल्काइलेटेड कार्बन पे जो है वो ब्रोमीन लगेगी, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रोमीन यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अपन बना लेते हैं कि क्या बनेगा, ठीक है। ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। 3 3 6 और ये ऐसा था। ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे जाके ब्रोमीन जो है वो ऐड होगी और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, समझ रहे हो। ब्रोमीन कहाँ, लीस्ट अल्काइलेटेड कार्बन पे लगेगी जब परऑक्साइड प्रेजेंट होता है, आप लोग जानते होंगे। अब इसके बाद अपन को देखना है कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो ऑप्टिकल एक्टिव देख लो पहले तो मेरे भाई, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी देख लो यहाँ पे। ऑप्टिकल एक्टिविटी यदि आप देखोगे तो ये वाला कार्बन पकड़ते हैं पहले। इस वाले कार्बन पे देखो ये CH3 ग्रुप लगा है और ये हाइड्रोजन लगा है, चारों sp3 हाइब्रिडाइज है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, ऑप्टिकल एक्टिव है। इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, आंसर जो है वो 4 आ जाएगा, सिंपल। तो इसका आंसर जो है वो 4 है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर 2 क्लोरोब्यूटेन जो है वो आपको बताना है, 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन है आपकी, तो ये 4 कार्बन बना दिए और सेकंड पे अपना क्लोरीन लगा हुआ है। अब आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये कार्बन जो है वो कायरल है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है और चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। मतलब इसका एक मिरर इमेज बनेगी, ये एनांशियोमर बनेगी, ठीक है। एक R कन्फिगरेशन, एक S कन्फिगरेशन, तो यहाँ पे आंसर जो है वो 2 होगा, ठीक है। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशन विल बी द मोस्ट स्टेबल, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आप, ये तो आपके इक्लिप्स्ड फॉर्म है, तो इक्लिप्स्ड तो नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है आपका, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लो, ठीक है। तो ये तो नहीं होने वाले क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा। अब ये स्टैगर्ड फॉर्म जो है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ठीक है। CH3 के रिस्पेक्ट में देखो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे जो एंगल है मिथाइल मिथाइल में ये देखो 180 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टैगर्ड एंगल है मिथाइल मिथाइल का, ये कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, आप ये चीज समझो। मिथाइल मिथाइल यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, ये आपके काफी दूर दूर है, सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो ये होता है। तो इसका आंसर जो है पहला होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 54, द टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड्स जो है वो आपको बताना है। कायरल कंपाउंड्स अपन को देखना है। कायरल कंपाउंड्स कैसे देखते हैं अपन, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी तुम्हें देखना है। देखो सिंपल प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लो और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो चेक कर लो, दोनों में से कोई भी एक सिमेट्री यदि प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन को आप पकड़ो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है और यहाँ पे जो है वो आपकी हाइड्रोजन जो है वो लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका जो है हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे कोई आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है क्या, नहीं। ऐसे आप कट कर लो, ऐसे कट कर लो तो आपको अनसिमेट्रिकल ही दिखेगा, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे यदि इस वाले कार्बन को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। तो ये देखो, ये कायरल कार्बन जो है वो है, और जब एक कायरल कार्बन हो तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव होता है और कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो साफ साफ आपको ये दिख रही होगी, ये दिख ही रही है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये दिख रही है, ठीक है। इस तरीके से आप डिवाइड कर लो, ये सेम और ये भी सेम हो गया। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको ओपन करो, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरीके से ओपन करोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये है। तो ओनली 2 जो है आपके कंपाउंड, यहाँ पे ओनली 2 कंपाउंड्स आर कायरल कंपाउंड्स है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 55, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, फिर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 देखते हैं, क्या ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए अपन को कायरल कार्बन या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो देखनी पड़ती है, ठीक है। तो अपन इस वाले कार्बन को पकड़ते हैं, ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पे NO2 लगा है, H लगा है, ये दोनों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप है, तो केमिकली यदि फॉर्मूले वाइज देखोगे तो ये सेम ही है आपके। CH3 लगा है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, CH3, ये सेम है। लेकिन यदि आप देखोगे तो स्पेस में अलाइनमेंट अलग है, और जब स्पेस में अलाइनमेंट अलग है तो यदि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालोगे तो दोनों तरफ आपको अनसिमेट्री दिखेगी, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये कैसे आपको दिखेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। आप सिंपल देखो, ये वाला कार्बन है, ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड है, ठीक है,
और ये वाला जो बॉन्ड है ये देखो आपको लग रहा है दोनों सिस पे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ये दोनों सिस पे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे जाओगे, जब आप यहाँ पे जाओगे तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला और ये जो CH3 का बॉन्ड है ये ट्रांस पे है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है ये ट्रांस पे है। तो मतलब इस वाले कार्बन पे ये ग्रुप आपका सेम लगा है यदि केमिकल फॉर्मूले वाइज देखें, लेकिन स्पेस में इसका अलाइनमेंट अलग है और इसका अलाइनमेंट अलग है, तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, समझ गए होंगे। इसके बाद जो सेकंड है वो आपको बताना है मिरर इमेज ऑफ दी अबव कंपाउंड। तो इसकी मिरर इमेज जो है वो देखना है। तो मिरर इमेज तो आप सिंपल बना के देख लो यार, ठीक है। मिरर इमेज बनाने के लिए आप सिंपली यहाँ पे ऐसे कर देना, लाइन खींच दो। तो ये मिरर इमेज साफ साफ नहीं है बिल्कुल। यदि कोई बच्चा देखेगा ना, देखते ही बता देगा, देखते ही बता देगा। कैसे? ये लाइन देखो CH3 की, ये वर्टिकल है भाई। यदि मैं यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है और ये मिरर लगा दूं तो इसकी जब इमेज बनेगी तो ये वर्टिकल की वर्टिकल ही रहेगी। जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरी इमेज जो बनती है वो वर्टिकल ही बनती है। तो यदि यहाँ पे CH3 वर्टिकल है तो यहाँ पे भी CH3 वर्टिकल ही बनेगा। तो यहाँ पे तो देखो कोई भी CH3 जो है वो वर्टिकल नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसकी मिरर इमेज भी बना के देख लो, ये नहीं है, तो ये मिरर इमेज इसकी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी आप इसमें यदि आप देखना चाहो तो आप इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन भी लगाना यहाँ पे, ठीक है। RS कॉन्फ़िगरेशन रूल लगाना तो आपको ये दोनों SS ही दिखने वाले, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। तो सिंपल यार, मिरर इमेज ऐसे रख के तुम यदि बनाओगे तो ये CH3 वर्टिकल में ही होगा और ये CH3 इस तरफ आ जाएगा यदि आप ध्यान से देखोगे तो। और यहाँ पे कोई भी CH3 वर्टिकल नहीं है। आप मिरर इमेज बना के देखो एक बार। इसकी मिरर इमेज यदि आप बनाओगे, मैं आपको बना के बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये देखो कैसे, इस वाले कंपाउंड को पकड़ो अपन पहले। इस वाले कंपाउंड को मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे CH3 है, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे इन्होंने लगा है ये कार्बन है, यहाँ पे ये आपका NO2 है और यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर इसके बाद ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे ये CH3 है। अब इसकी मिरर इमेज यदि मैं बनाना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये उठा दो, ये CH3 आपका इस तरफ आ जाएगा और इसके बाद ये वाला जो है ये आपका ये वाला कार्बन आ जाएगा और यहाँ पे ये आपका NO2 आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये कुछ इस तरीके से जाएगा और CH3 आपका ये आ जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है ये इसकी मिरर इमेज होगी, ठीक है। दिख रहा है ये बिल्कुल सही है, हाँ। अब इस वाले को देखो, इससे कंपेयर करो, ये आपको लग रहा है कि ये सेम कंपाउंड है। CH3 यहाँ पे कोई वर्टिकल पे है नहीं है, तो मतलब ये नहीं है मिरर इमेज, ठीक है। समझ गए होगे आप लोग। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 56, इसमें देखो इन्होंने क्या पूछा है। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन एनाइसोमेरिक मिक्सचर इज +12.6 डिग्री, ठीक है। ये है आपकी 12.6 डिग्री एंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ आइसोमर इज +30 डिग्री। द ऑप्टिकल प्योरिटी जो है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल प्योरिटी होती है इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करना है। ऑप्टिकल प्योरिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए। ये होता है आपका टोटल रोटेशन, ठीक है। टोटल रोटेशन ये याद होना चाहिए। टोटल रोटेशन अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, टोटल रोटेशन अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो यहाँ पे जो टोटल रोटेशन है आपकी, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी ही है। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वही टोटल रोटेशन है कि कितनी आपने आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो उसने शो की, मतलब टोटल कितनी रोटेशन हुई। तो यहाँ पे 12.6 हुआ है, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है यहाँ पे 30, मल्टीप्लाई बाय अपन 100 कर देंगे। तो एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 3 के 12 ये, ठीक है, 4.2 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 42% जो है वो आपका आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 42 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 57, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स आपको बताना है। मतलब आप ऑप्टिकल एक्टिविटी देखोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखोगे, सब कुछ देखोगे। ऑब्टेन्ड ऑन मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है, मतलब एक क्लोरीन लगा देना है सिंपल, ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले तो हेक्सेन बना दे रहे हैं, ये आपका यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन हो गया और मिथाइल मतलब यहाँ पे एक CH3 ग्रुप जो है वो आपका लगा हुआ है। अब इसका अपन क्या कराएंगे, मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे। तो मोनोक्लोरिनेशन में क्लोरीन कहाँ कहाँ लगेगी पहले वो देख लो, ठीक है। पहले अपन ने इसका मोनोक्लोरिनेशन कराया, मतलब Cl2H न्यू जो है उसके प्रेजेंस में कुछ इस तरीके से। तो क्या क्या मिलेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी क्लोरीन लग जाएगा एक आपका, ठीक है। देखते चलते हैं अपन क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। क्लोरीन यहाँ पे भी लग सकता है और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
ये कार्बन है, क्लोरीन यहाँ पे भी लग सकता है, ठीक है, मेटा पे, पैरा पे भी लग सकता है, तो ये कार्बन है, यहाँ पे अपन पैरा पे लगवा दे रहे हैं, ये क्लोरीन, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो गई। और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी, ठीक है, और ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे ये कार्बन है, क्लोरीन यहीं पे लग जाए, ठीक है, ये कार्बन है, क्लोरीन यहाँ पे लग जाए। ये 4 पॉसिबिलिटी, 5 पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो ये हो गए। अब देख लो इनमें से कौन से ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या करो, इस वाले कार्बन को पकड़ो, क्या ये कायरल है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, नहीं है ये। इस वाले को यदि आप पकड़ो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे देखो कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ये वाला भी कायरल है और ये वाला भी कायरल है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4 बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला भी आपका कायरल है, और क्योंकि यहाँ पे अलग ग्रुप है और यहाँ पे भी अलग ग्रुप है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये वाला देखो यहाँ पे अलग मिलेगा, यहाँ पे ये भी आपका कायरल है, तो यहाँ पे आपको 4 मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या ये वाला कायरल आपको दिख रहा है, देखो इस वाले कार्बन पे तो ये सिमेट्री है आपकी, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये सिमेट्री आपको दिखेगी, दिख रही है। तो इस वाले कार्बन पे यदि देखोगे तो ये सेम मिल रहा है, ये सेम मिल रहा है, मतलब ये एक्टिव नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन ये है ऑप्टिकली एक्टिव, तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्लोरीन है, कार्बन है, लेकिन यहाँ पे तो सिमेट्री है, तो यहाँ पे एक भी कायरल कार्बन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो टोटल कितने हो गए, ये आपका 1 और ये आपका सिर्फ 1 ही काउंट होगा। तो 4 4 8 2 10 11 और 12, तो टोटल आपके यहाँ पे 12 हो जाएंगे। 12 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 58, द टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स फॉर्म्ड बाय द अल्केन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, ठीक है, और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो आपको बताना, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह चेक नहीं करनी है, ठीक है। तो चलो ये अल्केन है C5H12, सबसे पहले अपन इसके चेन आइसोमर्स बना लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अपन इसका जो है मोनोब्रोमो जो है वो करेंगे, ठीक है, मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स देखेंगे। पहले इसके अपन चेन आइसोमर्स देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये आपके सबसे पहले तो 3 2 5 एक नॉर्मल आपकी चेन हो गई। इसके बाद एक कार्बन को उठा के यहाँ पे रख दे रहे हैं अपन, ठीक है, तो ये 4 हो गए, यहाँ पे रख दो। इसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके बाद फिर आपके 3 हो जाएंगे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ कहाँ लग सकती है, आप ध्यान से देखो, एक ब्रोमीन यहाँ लग सकती है, ब्रोमीन यहां भी लगेगी वो भी अलग बनेगा, ब्रोमीन यहां लगेगी वो भी अलग बनेगा, दिख रहा है आपको, मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। यदि आप देखोगे ध्यान से, यदि मैं ब्रोमीन यहां पे लगाऊं तो एक ये काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे अपन को देखने हैं आइसोमर्स, देखने हैं वो भी मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स। अब ब्रोमीन अपन लगा रहे हैं इसमें, ध्यान से देखो, यहां पे लगा दिया, ये हो गया। अब ब्रोमीन को उठा के यदि मैं यहां पे लगाऊं तो ये भी तो आइसोमर होगा और डिफरेंट होगा, तो एक ये भी काउंट होगा। ये भी तो हो सकता है कि मैं सेंटर में ब्रोमीन लगा दूं, सेंटर में यहां पे ब्रोमीन लगा दूं, तो ये भी काउंट होगा। क्या आपको दिख रहा है, यदि मैं ब्रोमीन को यहां करूंगा तो इस वाले का कॉपी हो जाएगा, यहां करूंगा तो पहले वाले का कॉपी हो जाएगा, मतलब यहां पे 3 ही पॉसिबिलिटी है। ये दिख रहा है क्या, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। यहां पे देखो, यहां पे भी ब्रोमीन लगा सकते हैं, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। इसके बाद ब्रोमीन यहां से उठा के यहां पे यदि लगाऊंगा तो बात तो वही हो गई, चाहे यहां लगाओ यहां, क्योंकि ये मिथाइल है ये भी मिथाइल है। ब्रोमीन यहां भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट हो जाएगा, तो एक पॉसिबिलिटी ये है। यहां से उठा के अपन ब्रोमीन को यहां भी लगा सकते हैं, ये भी एक डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं, इसको उठा के अपन यहां पे लगाएंगे तो भी अपन को डिफरेंट मिलेगा, तो भी डिफरेंट मिलेगा, तो एक ये पॉसिबिलिटी है। बस यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी आपको दिख रही होंगी ब्रोमीन की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस सेंटर वाले पे तो लगेगा नहीं क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो सिर्फ ब्रोमीन इस पे ही लग सकती है। यहाँ पे भी लगेगी, सेम ही होगा, यहाँ पे भी सेम ही होगा, यहाँ पे भी सेम ही होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो ये 4 3 7 और 8, इसका जो आंसर होगा वो आपका 8 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। पहले क्या किया आपने, पहले चेन आइसोमर्स बना लिए, फिर ब्रोमीन अपन कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं वो आपने किया। यहाँ पे आपकी 3 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। टोटल जो आंसर है वो आपका 8 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स व्हिच वन इज हैविंग स्टैगर्ड कन्फर्मेशन विद मैक्सिमम डाइहेड्रल एंगल। भाई दिख रहा है या साफ साफ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये तो आपके इक्लिप्स्ड है, ये आपके यहाँ पे इक्लिप्स्ड है, और ये आपका यहाँ पे 60 डिग्री दिख रहा होगा, CS3 के बीच में देखना है, और यहाँ पे ये CS3 और ये CS3, यहाँ पे ये 180 डिग्री जो है वो आपको दिख रहा होगा। आंसर इसका तीसरा हो जाएगा। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 60 की, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन जो है वो आपको निकाल के देना है। इंपॉर्टेंट चीज समझो, सबसे पहले इस पे फोकस करो, स्टीरियोआइसोमर्स ही सिर्फ काउंट करने हैं। तो डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन जो है इसके अपन पहले पोजीशन आइसोमर बनाएंगे, लेकिन उनको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है।
पोजीशन आइसोमर्स नहीं देखना है, फिर वो जो पोजीशन आइसोमर्स हैं, ठीक है, उसके बाद फिर अपन को बताना है कि उनमें से कौन कौन से स्टीरियो आइसोमर्स शो करेंगे, फिर अपन टोटल करेंगे। समझो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले साइक्लोपेंटेन बना लो। साइक्लोपेंटेन में याद रखना ये पूरी की पूरी जो साइड है वो आपकी बराबर होंगी, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन आपको इमेजिन करना है क्योंकि अभी सिमेट्री देखेंगे, ठीक है। साइड आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। साइक्लोपेंटेन कुछ इस तरीके से ये साइड आपकी बराबर है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। तो डाइमिथाइल है, सबसे पहले तो डाइमिथाइल आपका ये बन सकता है कि यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, ये 1 डाइमिथाइल हो गया, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, ये सारी की सारी साइड बराबर हैं, थोड़ा इमेजिन करना, ये कार्बन यहाँ पे लगा दो और ये मेटा पे लगा दो, ये 1,2 डाइमिथाइल हो गया। अभी भी ये डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे कार्बन है और ये यहाँ पे लग जाए, ये दोनों पास में थे, 1,2 पे थे, ये 1,3 पे है और ये 1,1 पे है, तो ये सब डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन है, ठीक है। अभी अपन ने स्टीरियो आइसोमर की बात ही नहीं की है, बस अभी अपन ने पहले ये पोजीशन चेंज कर करके डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन बना लिए। पहले आप इसको पकड़ो, इसको यदि आप पकड़ोगे तो यहां पे आपको साफ साफ प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो देखने को मिल रही होगी, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या सिस ट्रांस हो सकता है, देखो सिस ट्रांस जो है वो डबल बॉन्ड के अराउंड हो जाता है और रिंग के अराउंड हो जाता है। तो यहाँ पे ये रिंग है, इस रिंग के अराउंड आपको कहीं पे भी सिस ट्रांस देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो सिस ट्रांस भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, मतलब इसको हटा दो। ये जो डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन है ये कोई स्टीरियो आइसोमर शो नहीं कर रहा है, तो इसको तो इन्वॉल्व ही नहीं करना, इनकी बात बस अपन को करना है। इतना क्लियर हुआ क्या, इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमर शो नहीं कर रहा है, ना तो ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, ना ये एनांशियोमर, ये ना आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। अब इसको पकड़ते हैं। इसको यदि आप पकड़ोगे तो सबसे पहले आप इसको पकड़ो, रिंग को डबल बॉन्ड समझो, रिंग को डबल बॉन्ड समझो। यदि रिंग को डबल बॉन्ड समझोगे तो ये कार्बन है और ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन है। रिंग को डबल बॉन्ड मान के चलते हैं, तो डबल बॉन्ड यदि मानोगे, आप इमेजिन कर लो कुछ समय के लिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि रिंग के अराउंड भी सिस ट्रांस हो जाता है, तो इसका एक सिस बन जाएगा, एक ट्रांस बन जाएगा। इतना क्या क्लियर हो रहा है कि रिंग के अराउंड भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है और सिस ट्रांस हो जाता है। तो एक सिस बन गया और एक ट्रांस बन गया, ये तो 2 हो गया, एक सिस बन गया, एक ट्रांस बन गया। अब लेकिन ध्यान से देखो, यदि आपके कार्बन दोनों सेम साइड हैं, यदि कार्बन आपके दोनों सेम साइड हैं और यहां से यदि आप कट करोगे, यहां से यदि आप कट करोगे, जब सेम साइड है, इमेजिन करो ये ऊपर है दोनों कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नीचे है, तो यहां से कट करोगे, ये आपको लग रहा होगा ये थोड़ी सी लाइन बड़ी है, लेकिन जब आप सिमेट्रिकल बनाओगे ना, पूरा पांचों जब लाइन सेम बनाओगे तब आपको यहां से लगेगा कि ये बिल्कुल कट हो जाएगा। तो मतलब जो सिस वाला है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, वो जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा इमेजिन करो कि इस वाले में एक सिस बन रहा है, एक ट्रांस बन रहा है। जो सिस है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जो ट्रांस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहाँ पे 2+1 हो जाएगा, तो ये टोटल यहाँ पे 3 बन रहे हैं। कितना इमेजिन कर पा रहे हो क्या? सबसे पहले सिस, फिर ट्रांस हुआ, ठीक है। अब सिस में जब दोनों कार्बन सेम साइड लोगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। एक ऊपर और एक नीचे लोगे तो वहां पे सिमेट्री नहीं है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो उसका भी एक अपन जो एक एनांशियोमर, उसकी जो मिरर इमेज है वो कंसीडर कर लेंगे, तो ये 3 हो गया। सेम यहाँ पे देखो, सेम यदि आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले इसको अपन डबल बॉन्ड मान के चलते हैं, ठीक है। ये रिंग जो है ये आपकी पूरी की पूरी एक डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे कंसीडर कर लो, पूरी रिंग जो है वो डबल बॉन्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन बैठा हुआ है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बैठा हुआ है, तो ये सिस ट्रांस जो है वो शो करेंगे। तो 2 तो यही होगा सिस ट्रांस। अब ध्यान से देखो, जब ये कार्बन दोनों ऊपर होंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से डल जाएगी। ये आपके 5 लाइन सेम नहीं है, अदरवाइज सिमेट्री पूरी दिखती। तो ऊपर होंगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, लेकिन एक ऊपर एक नीचे होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और उसका एक और आपका मिरर इमेज काउंट होगा, तो ये 3 हो जाएंगे। तो टोटल आपका 6 जो है वो आंसर होगा। ये कोई भी स्टीरियो आइसोमर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो समझ गए होगे मेरे हिसाब से। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 61, ऑब्जर्व स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कंपाउंड विच पोजेसेस असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन, ठीक है। सबसे पहले अपन इसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, sp3 हाइब्रिडाइज है, चारों डिफरेंट है, बिल्कुल ये कार्बन जो है वो कायरल है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो कार्बन है यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन लगी हुई है, तो ये तो नहीं है यहाँ पे। और ये जो कार्बन है ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो मतलब ये आपका असिमेट्रिक कार्बन इसमें नहीं है। इस वाले को देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, ठीक है, NH2 लगा हुआ है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, और ये आपका यहाँ पे CH3 है, तो ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये यहाँ पे हर कार्बन जो है, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये तो आपका ऑब्वियसली नहीं है। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले कार्बन को पकड़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक अलग ग्रुप मिलेगा और यहाँ पे एक अलग ग्रुप मिलेगा, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो 1 2 3 जो है, तो इसका आंसर 3 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 62, अरेंज द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशंस आइसोमर्स ऑफ एन ब्यूटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग अपन को अरेंज करना है। तो ऑब्वियसली देखो, जो आपका कन्फॉर्मर जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, यदि आपकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, यदि स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी कम होगी, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा तो ये स्टेबल है, दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि 180 डिग्री है, ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म है और 180 डिग्री का एंगल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देख लेते हैं, स्टेबिलिटी फर्स्ट की सबसे ज्यादा है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे देखो 60 डिग्री है, ये इक्लिप्स्ड है, तो इसकी है, फिर ये थर्ड हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों आपके यहाँ पे 0 0 एंगल है, ये आपका ऐसा है कुछ वर्टिकली है यहाँ पे CH3, ठीक है। ये आपके इक्लिप्स्ड फॉर्म में दोनों, यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन कुछ वर्टिकली इस तरीके से, ठीक है। ये भी 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और CH3 में स्टीयरिक हिंड्रेंस है, और यहाँ पे CH3 और CH3 में ये बल्कियर ग्रुप है, और इनमें स्टीयरिक हिंड्रेंस है, मतलब सबसे ज्यादा जो है अनस्टेबल ये होगा। तो इसके बाद ये I आ जाएगा, और फिर इसके बाद जो है वो आपका ये सेकंड आ जाएगा। ये आपकी है स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा। तो अब यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा, तो मतलब कुछ इस तरीके से सेकंड जो है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऑर्डर रिवर्स कर दूं, मतलब ये फर्स्ट, कुछ इस तरीके से ये थर्ड, ये आपका यहाँ पे IV हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। तो ये किससे मैच हो रहा है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, फर्स्ट थर्ड IV और ये सेकंड, तो इसका फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 63, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होना जरूरी है। एक एक करके देखते हैं। लैक्टिक एसिड 2 पेंटेनॉन है, और ये फिनॉल है आपका, और ये 2 ब्यूटीन है, ठीक है। सबसे पहले लैक्टिक एसिड देखते हैं। लैक्टिक एसिड क्या होता है आपका, लैक्टिक एसिड ये होता है आपका 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक एसिड, ठीक है। ये आपका प्रोपोनोइक एसिड है, और जो सेकंड कार्बन है उस पर OH लगा दूं तो ये आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका यहाँ पे कीटो फॉर्म आप देख सकते हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये H है प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट स्टिल इसका इनियल फॉर्म जो है वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इसकी लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में है, यहाँ पे बढ़िया तरीके से रेजोनेंस हो रहा है। और जब आप इसका यदि इनियल फॉर्म भी बनाओगे, यहाँ पे ध्यान से देखो कुछ इस तरीके से, ये OH है, ठीक है, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड बना दोगे, और ये आपका यहाँ पे OH और ये OH, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है और ये प्रेफर नहीं होगा, ठीक है। मेन रीजन इसका है रेजोनेंस है यहाँ पे, तो इस रेजोनेंस की वजह से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं होने वाला, यहाँ पे नहीं आएगा, और ये हाइड्रोजन वहां पे जाके OH नहीं बनने वाला, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होता है। इसके बाद यदि मैं 2 पेंटेनॉन की बात करूं, 2 पेंटेनॉन मतलब 5 कार्बन, 3 तो 5, और सेकंड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये शो करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे देखो ये H है, ये H है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये है, और यहाँ पे तो 3 है भाई अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अपन को पता है कि जो स्टेबल वाला होगा वो ये होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्यों बनेगा? क्योंकि मोस्ट अल्काइलेटेड अल्किन यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे OH बन जाएगा, और OH के बाद ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन सकते हैं वो भी, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में बनेगा, ये ज्यादा अल्काइलेटेड अल्कीन है इसलिए ये ज्यादा प्रेफर होगा। तो ये आंसर सही है। यदि फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में भी रेजोनेंस होता है, तो उसमें भी नहीं बनेगा, और 2 ब्यूटेन में तो कोई डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसमें भी नहीं बनने वाला। फिनॉल में भी रेजोनेंस होता है और इसमें भी रेजोनेंस है, इसकी वजह से नहीं होता, ठीक है। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 65, द डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ 1,1 ट्राइक्लोरोईथेन आपको बता के देना है, ठीक है। 1,1 ट्राइक्लोरोईथेन, पहले तो ये ईथेन है, ये आपका ईथेन है, और इस पे ये क्लोरीन और ये क्लोरीन आपका लगा हुआ है। तो इसका कुछ न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनेगा वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये डॉट है, डॉट से आप 3 जो है वो क्लोरीन आप यहाँ पे इस तरीके से निकाल दो, ठीक है, और फिर सर्किल बना के आप हाइड्रोजन जो है वो ऐड कर दो। ये सर्किल बन गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो डाइहेड्रल एंगल जो है यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन का ये 60 डिग्री जो है वो होता है। तो इसका आंसर जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 60 डिग्री जो है वो आपका आ जाता। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं,
स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर ऑफ इथेन आर पॉलीमर्स, रोटामर्स, एनांशियोमर्स, मिरर इमेजेस, रोटामर्स। ठीक है, कन्फॉर्मर्स को अपन रोटामर्स भी बोलते हैं क्योंकि रोटेशन से बनते हैं ये। ठीक है, तो रोटेशन से ही रोटामर्स जो है वो निकल के आया है। इसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67, तो इसमें अपन को बताना है द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। ठीक है, यहाँ पे यदि आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड कार्बन का अपन को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन जो है नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो अपन प्रायोरिटी जो है वो देख लेते हैं कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप सब लोग जानते हो, जैसे ये पहला जो ये है ये अपना सेकंड कार्बन है। ठीक है, ये वाला कार्बन अपना पहला कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। तो पहले अपन इसको पकड़ते हैं। ठीक है, इसको यदि अपन देखेंगे तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस ऑक्सीजन वाले की प्रायोरिटी जो है वो 1 होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन से सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन यहाँ कार्बन से क्लोरीन कनेक्टेड है और यहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्टेड है। तो अब ऑक्सीजन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए अपन ये सेकंड असाइन करेंगे। फिर इसके बाद ये अपना ऑटोमेटिकली थर्ड हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो फोर्थ पे आ जाएगा। इतना समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है, अब देखो यहां पे यदि आप डायरेक्शन देखोगे तो ये अपना डायरेक्शन होने वाला है 1 2 और ये 3 4 को अपन क्रॉस जो है वो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्लॉकवाइज यदि है तो क्लॉकवाइज जब होता है तो अपन को पता है आर कॉन्फ़िगरेशन होता है और किस कार्बन की बात कर रहे हैं? सेकंड की, तो 2R अपना होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि वर्टिकल पोजीशन पे अपना जो लोवेस्ट प्रायोरिटी जो ग्रुप है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो अपना वर्टिकल पे होना चाहिए, बट यहां पे यदि आप देखोगे तो वो हॉरिजॉन्टल पे है। जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, ये 2R कब होता? तब होता जब ये फोर्थ वाला वर्टिकल पे होता, बट ये है हॉरिजॉन्टल पे, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो आंसर जो होना चाहिए वो अपना 2S होगा। ये सेकंड कार्बन है। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इस थर्ड कार्बन की। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं थर्ड कार्बन, ये वाला। इस थर्ड कार्बन को देखते हैं। ठीक है, ये है अपना थर्ड कार्बन। यहां पे सबसे पहले तो देखो ये कार्बन है अपना और ये भी कार्बन ही है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो प्रायोरिटी मिलने वाली है वो तो क्लोरीन को मिलेगी। यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये अपना दूसरा हो जाएगा, फिर ये अपना तीसरा हो जाएगा और ये जो है ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे किस डायरेक्शन में बन जाएंगे? ये पहला है, दूसरा और ये तीसरा। ये देखो आपको दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो अपना एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए अपने पास 3S। लेकिन अगेन ये कब होता है? जब जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो वर्टिकल पे हो। यहाँ पे लोवेस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन की और वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसको अपन रिवर्स करेंगे, 3S को रिवर्स करेंगे तो ये अपना 3R हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है सेकंड और थर्ड कार्बन का वो 2S एंड 3R होना चाहिए। ये है अपना आंसर। ठीक है, 2S एंड 3R, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस रूल्स यदि आपको याद है तो ये क्वेश्चन इजिली बन जाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें क्या बताना है? ध्यान से पढ़ो। इसमें बताना है द नंबर ऑफ असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर पेंटीन अपन को बताना। ठीक है, तो पेंटीन जो है देखो यहाँ पे इन्होंने 1,2, 2,3 कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है और रिंग वगैरह नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है असाइक्लिक। असाइक्लिक का मतलब ये है रिंग कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ जो ओपन चेन वाले हैं वो कंसिडर करेंगे और ज्योमेट्रिकल भी कंसिडर करना है। तो सिंपल बनाते हैं, आप 5 कार्बन ले लो, ये पेंटेन हो गया। पेंटीन की बात है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा तो ये पेंटीन हो गया। अच्छा, ये भी तो पेंटीन है, यदि मैंने यहाँ पे 3 2 5 ले लिए, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं, ये भी तो पेंटीन है। अच्छा, अब इस डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ पे डालूंगा तो ये सेम रिपीट हो जाएगा। फील हो रहा है क्या? यदि मैं इस डबल बॉन्ड को, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाल दूं तो ये सेम ही है, बस इसको रिवर्स करके देखोगे तो आपको सेम ही लगेगा, मतलब ये तो आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, 4 कार्बन कर देते हैं और यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे कार्बन डाल देते हैं। ये भी तो हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि यहां पे यदि
कुछ इस तरीके से ये 4 कार्बन बन जाए और यहीं पे डबल बॉन्ड रख लो, लेकिन कार्बन जो है वो अपना यहां पे मत रखो, डबल बॉन्ड को यहां पे रखो, ठीक है, और कार्बन यहां कनेक्ट कर दो। ये भी तो हो सकता है, ध्यान से देखो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एक और बचा हुआ है, यदि आपको दिख रहा हो कि डबल बॉन्ड आप यहीं पे कर दो और कार्बन को यहां पे कर दो। पांचों डिफरेंट है, आप तो देख लो, पांचों के पांचों डिफरेंट है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं यार कौन सा ज्योमेट्रिकल और शो करेगा, तो उसकी और अपन बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल शो करने के लिए कार्बन पे अलग अलग ग्रुप्स होना चाहिए, बट यहां पे देखो कार्बन पे ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। यहां पे देखो, यहां पे ये CH3 लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन है, यहां पे ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन है, ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड है, ये लगा हुआ है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो ये शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ये मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये शो नहीं करेगा। तो यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो सिर्फ एक शो करेगा, तो 5 तो ये हो गए और ये एक शो भी करेगा, तो इसका एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, तो 6। तो आंसर इसका होना चाहिए 6, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। इसके बाद यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है, यहां पे ध्यान से देखो, स्टीरियो यहां पे दिखाया गया है, मतलब स्टीरियो का मतलब ये है कि आप यहां पे ज्योमेट्रिकल भी देखोगे और एनांशियोमेरिज्म भी देखोगे, ठीक है ना, मतलब एनांशियोमर्स है कि नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं, वो भी देखोगे। तो सबसे पहला अपन चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हेक्स लिखा हुआ है, मतलब 6 कार्बन तो अपन बना ही लेंगे, ये 3 हो गए और ये हो गया, ठीक है। 3 इन है, मतलब ये 3rd कार्बन पे डबल बॉन्ड है और इस पे मिथाइल लगा हुआ है 3 पे और 4 पे भी मिथाइल है। ये तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा ही करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे एक इथाइल है और एक मिथाइल है, यहाँ पे भी एक इथाइल है और एक मिथाइल है, अलग अलग ग्रुप है, तो ये तो अपना स्टीरियो शो कर रहा है, वो भी कौन सा, ज्योमेट्रिकल, ठीक है। इसके बाद 3 मिथाइल हेक्साबेन देख लेते हैं अपन, ठीक है। फिर से वही 6 कार्बन बना लो, 3 3 6 कार्बन हो गए, 1 पे इन हो गया, 3 पे मिथाइल, मतलब ये मिथाइल हो गया। अब देखो ये वाला जो कार्बन है, क्या ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, बताओ जल्दी से। यहां पे देखो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बट ये वाला कार्बन जो है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यस, चारों ग्रुप डिफरेंट है, यस, तो ये कायरल होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, मतलब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा, ऑप्टिकल वाला, एनांशियोमेरिज्म शो करेगा, ये समझ गए होगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 3 इथाइल हेक्स 3 इन देख लेते हैं, चलो यार। सबसे पहले 6 कार्बन, अगेन 3 3 6 हो गए, ठीक है, और 3rd पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये लो भाई। इसके बाद 3 पे इथाइल है, मतलब ये 3rd कार्बन है, इस पे ये इथाइल लगा हुआ है। अब बताओ ये, अगेन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है और ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो ये तो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 4 मिथाइल हेक्साबेन, ठीक है, मतलब ये 4 3 2 5 और ये 6 हो गए, ठीक है ना। 1 पे इन है, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, और 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, 1 2 3 4 ये, ठीक है। ये देखो यहां से यदि देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा नहीं, और ये वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हो गए और एक हाइड्रोजन है, तो 2 सेम हो गए, तो ये आपका कायरल भी नहीं है, मतलब यस, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो वही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो, तो ये वाला शो नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए होगे, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 70, इसमें अपन को बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइसोमर्स इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में मैंने आपको क्या बताया था, मेटामेरिज्म में केमिकल फॉर्मूला जो है वो आपका सेम ही रहेगा, और जो आपके फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलेगा, सिर्फ पोजीशन बदलेगी। तो यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है, क्या ये देखो यहाँ पे वैसे साफ साफ आंसर तो दिख ही रहा है, ये तो नहीं होगा, ये तो चैन आइसोमर है अपना, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कीटो ग्रुप है और ये आपका कीटो ग्रुप है, तो कीटो ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 1 2 ये 3rd कार्बन पे है और यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 कार्बन पे है, तो कीटो ग्रुप ही लगा हुआ है, कीटो फंक्शनल ग्रुप ही किया है, बट पोजीशन चेंज हुई है, तो आंसर अपना ये होना चाहिए। ये अपना नहीं होगा, आप देख सकते हो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ही काउंट कर लो, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से ये काफी आसान क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O कैन शो। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, C3
H6O। सबसे पहले आप इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। अब वो क्यों निकाल रहे हैं वो अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि अपन को इसका स्ट्रक्चर बनाना है ना। अब स्ट्रक्चर बनाने में कितनी रिंग होंगी, कितने डबल बॉन्ड होंगे, वो कैसे पता चलेगा? वो तभी पता चलेगा जब इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अपन निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? वो तो अपना 2 कार्बन प्लस 2 होता है, ठीक है। प्लस क्या करते हैं अपन, प्लस इसमें करते हैं नाइट्रोजन वाला, माइनस एच करेंगे, माइनस एक्स करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, ऑक्सीजन सल्फर को इग्नोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन जो है मतलब 6 हो जाएगा, प्लस 2, हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे 6, तो ये -6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, 6 6 कैंसिल यहाँ पे, तो ये आ गया 1। इसका मतलब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा। अब एक डबल बॉन्ड यदि प्रेजेंट है तो अब इसका अपन स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। ये कार्बन कार्बन, ये 3 कार्बन हो गए आपके, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो CH3 हो गया और ये भी CH3 हो गया, तो वही ये फॉर्मूला देखो C3H6O, वही है ना। तो एक ये हो गया। अब देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ डाल दे रहा हूँ, तो ये कार्बन कार्बन, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखो CH3 है और ये CH2 है और एक हाइड्रोजन ये है, तो ये भी आपका देखो यहाँ पे कितने हो रहे हैं। तो ये यदि काउंट करोगे तो 3 2 5 और 6 हो रहे हैं, तो मतलब ये C3H6O हो जाएगा। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये अपना कीटोन ग्रुप है, कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपका अल्डिहाइड है। दोनों के दोनों फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो आंसर इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 72, इसमें अपन को बताना है विच ऑफ द कंपाउंड सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो करेगा? ये वाला जो क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, विच विल नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहां पे अपन को ऑप्टिकल एक्टिविटी भी चेक करनी थी, बट इस वाले क्वेश्चन में केवल ज्योमेट्रिकल देखना है, मतलब डबल बॉन्ड देखना है बस, ठीक है। इसको बनाते हैं। सबसे पहला पेंट है, मतलब 5 कार्बन बना लेते हैं, ठीक है, 3 2 5 हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ है, तो ये तो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो ये तो नहीं करेगा। दूसरा यहाँ पे देखो पेंट है, 3 2 5 हो गए, और 1 पे इसी पे डबल बॉन्ड है और 4 पे मिथाइल है ये, तो ये अगेन नहीं करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, जब ग्रुप सेम हो जाए तो नहीं करता है। इसका तीसरा देख लेते हैं, 2 मिथाइल पेंट 2 ईन है, ठीक है, ये 5 कार्बन हो गए, 3 2 5, सेकंड पे डबल बॉन्ड है और सेकंड पे ही मिथाइल है, तो ये नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे देखो CH3 हो गए, तो दोनों सेम हो गए, ये भी नहीं करेगा। फोर्थ देख लेते हैं, 4 मिथाइल पेंट 2 ईन, ठीक है, मतलब 5 कार्बन बना लो, 3 2 5 हो गए, सेकंड पे डबल बॉन्ड हो गया और 4 पे मिथाइल हो गया, 1 2 3 4, ये यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिख रहा है क्या? सिस ट्रांस हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये अपना लगा है आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन, बिल्कुल सिस ट्रांस जो है वो हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो शो करेगा। In the following structure, the double bond are marked as the first, second, third and fourth. Geometrical isomerism is not possible, आपको बता के देना है। So again, बहुत सारे बच्चे इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इस वाले को यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये CH3 लगा है और यहाँ पे भी CH3 लगा है, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं है पॉसिबल, दोनों ही आपके सेम ग्रुप है। आंसर इसका फर्स्ट ही हो जाने वाला है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, यहाँ पे CH3 लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और ये अलग ग्रुप है, यहाँ पे CH3 और ये भी अलग ग्रुप है। यहाँ पे देखोगे CH3 है, ठीक है, और ये वाला अलग ग्रुप है, और यहाँ पे भी CH3 है और ये आपका यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, तो ये भी अलग ग्रुप है। सिर्फ इसी पे देखो, इस वाले कार्बन को यदि आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, पहले ही साफ साफ दिख रहा ना, इस वाले कार्बन को यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये CH3 है और ये CH3 है, दोनों सेम है इस डबल बॉन्ड पे, तो यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं होगा, तो आंसर तो इसका सेकंड हो जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो, ठीक है। देखो बहुत सिंपल तरीका बताऊं, सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन देख लो, ठीक है ना। तो यार यहाँ पे तो मिलने वाला है नहीं है, इसमें भी अंदर नहीं मिलेगा, इसमें भी अंदर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है अपन को, क्योंकि sp3 देखना है, ठीक है। ये तो है ही नहीं यहाँ पे। ये वाला कार्बन ध्यान से पकड़ो, इस वाले कार्बन को देखोगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और चारों के चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, तो ये तो है। इस वाले कार्बन को पकड़ लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, चार के चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये तो है कायरल। ये भी अपना देखो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये भी अपना कायरल है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये थाइल ग्रुप लगा है, ये पूरा अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, तो ये भी कायरल है। और ये वाला देखो ध्यान से, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है
और ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी अपना कायरल है। और बताओ, और कहीं नहीं है। इस वाले कार्बन को पकड़ोगे, इस वाले कार्बन को, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि अपने चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ये है, 2 ये है, 4 और ये 5। आंसर सिर्फ 5 है। सिंपल, पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लो और ये तो आपके हट ही जाते डायरेक्टली। और ये CH3 हट ही गया क्योंकि यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है। बाकी फिर देखना सिंपल था, चारों ग्रुप को सबको डिफरेंट करना, तो आंसर इसका 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। Which of these factors does not govern the stability of conformations in acyclic compound? सबसे पहले ध्यान से देखो क्या है, acyclic compounds है मेरे भाई। अब acyclic है मतलब, acyclic का मतलब ओपन चेन है। ओपन चेन है मतलब रिंग वगैरह बन ही नहीं रही है। तो रिंग वगैरह यदि नहीं बन रही है तो यहां पे एंगल की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जब तक अपना रिंग ना बने, जब तक अपने पास ये जैसे ये अपना साइक्लो ब्यूटेन हो गया, ये आपका यहाँ पे साइक्लो प्रोपेन हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे साइक्लोपेंटाइल वगैरह, हेक्सायन हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे एंगल इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे है असाइक्लिक मतलब ओपन चेन, मतलब कुछ चेन आपकी ओपन है कुछ इस तरीके से, ये आपकी ओपन चेन हो गए, तो इसमें एंगल स्ट्रेंथ की तो बात ही नहीं है, तो ये आंसर होगा। डज नॉट गवर्न द स्टेबिलिटी में एंगल स्ट्रेंथ विल नॉट बी काउंटेड। बाकी टॉर्सन स्ट्रेंथ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है और स्टीयरिक इंटरेक्शंस होता है। जैसे अभी अपन ने इथेन का बना के देखा था, याद है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अपन ने जो है वो बना के देखा था। तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि किस तरीके से जो है वो आपके एंगल वगैरह जो है वो मैटर करते हैं, ठीक है। तो इसमें यदि आपका यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, तो यही तो आपका स्टीयरिक इंटरेक्शंस वगैरह हो गया। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में अपन ने देखा था हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बन जाए, तो ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एंगल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका फर्स्ट होना चाहिए। तो मेरे भाई नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के ये 75 क्वेश्चंस थे। यदि आपने इन 75 क्वेश्चन को कर लिया तो इसके अलावा बस आपको अब मूक टेस्ट देना है इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना, ठीक है। एनसीईआरटी जो होता है उसमें तो कुछ है नहीं है नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म में, तो वो भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां पे जरूरत होगी वहां पे मैं आपको बता दूंगा। अब इंपॉर्टेंट जो चीज है कि इन क्वेश्चन को आपको एक बार और करना है और उसके लिए पीडीएफ का एक्सेस लेना जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ का एक्सेस ले लेना। सारे चैप्टर्स की पीडीएफ तैयार हो चुकी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके सारे चैप्टर्स की एक्सेस ले लो और जो भी चैप्टर आपको करना है वो आप कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।